फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मेंग हुआइनिंग ने पहली बार मो हन्यू को देखा तो उसे लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। वह उस तरह का अनुपस्थित दिमाग वाला किताबी कीड़ा नहीं था जिसने कभी भी पुरुषों और महिलाओं के बीच प्यार का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपको यही एहसास होता है। इसलिए जब उन्होंने मो हन्यू की आवाज सुनी, चाहे वहां कुछ भी हुआ हो, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भाग लेने का मौका मिलेगा। इस विचार के साथ मेंग हुआइनिंग खड़ी हुई और मो जियू से कहा, भाई जियू, मैंने पहले कभी किसी खरगोश को जन्म देते नहीं देखा। क्या मैं अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए आ सकती हूँ? मो जियू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मान लिया कि मेंग हुआइनिंग सिर्फ उत्सुकतावश थी। जरूर, मैं तुम्हें अभी दिखाने ले चलता हूँ। इस समय गर्भवती लोब कान वाली खरगोश को मो हन्यू पहले ही एक खाली कमरे में ले जा चुका था। कमरे को गर्म बनाने के लिए मो हन्यू ने खुद कांग स्टोव जलाया। प्रसव पीड़ा से गुजर रहा लोबकान वाला खरगोश पिंजरे में अकेला था। जब मेंग हुआइनिंग और मो जियू पहुंचे तो लोबकान वाले खरगोश ने पहले ही 6 बच्चों को जन्म दे दिया था। भाभिया, मुझे आशा है कि वह एक साथ 9 बच्चों को जन्म दे सकती है। फिर मैं तुम में से प्रत्येक को एक एक दूंगी। मो हन्यू ने उत्साह से कहा। हन्यू, आखिरकार तुम मुझे एक लोबकान वाला खरगोश देने को तैयार हो। यह आसान नहीं है। दूसरी भाभी ने मजाक किया। भाभी, क्या आप कह रही हैं कि मैं कंजूस हूँ? मो हन्यू ने शिकायत की। दूसरी भाभी ने मजाक करना जारी रखा, आप अभी भी कहती हैं कि आप कंजूस नहीं हैं। भाभी जीव द्वारा आपको दिए गए खरगोशों के लिए अगर हम उन्हें थोड़ा गले लगाना चाहते हैं तो आप हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। मो हन्यू वास्तव में उनसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्हें उम्मीद थी कि उनके अपने प्रयासों से ये खरगोश अधिक बच्चों को जन्म दे सकेंगे और परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सकेंगे। राजधानी शहर में वह एक प्रतिष्ठित परिवार की युवा महिला थी और जानती थी कि उन लड़कियों को क्या पसंद है। मो हन्यू को यकीन था कि ये प्यारे और सुंदर लोबकान वाले खरगोश उन युवा महिलाओं को पसंद आएंगे। इसलिए उसने हर खरगोश की बहुत अच्छी देखभाल की, खासकर गर्भवती होने का पता चलने के बाद। इस डर से कि उसकी देखरेख में खरगोशों के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है, वह उनकी अतिरिक्त देखभाल करती थी। जब इन खरगोशों ने बच्चे दिए तो उसे विश्वास था कि उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, भाभियों ने मो जियू और मेंग हुआइनिंग को अंदर आते देखा। एक अतिथि के रूप में मेंग हुआइनिंग खरगोशों की वजह से आई होगी। इस प्रकार भाभियों ने चुपचाप उसे निरीक्षण करने के लिए एक अच्छी जगह दे दी। सतह पर मेंग हुआइनिंग छोटे खरगोशों को देख रही थी, लेकिन जब अन्य लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तो वह मो हन्यू पर नजरें चुरा लेता था। मो हन्यू ध्यान से हिरणी खरगोश को देख रही थी, तभी उसे अचानक से किसी की नजर उस पर टिकी हुई महसूस हुई। उसने सहजता से टकटकी की दिशा में देखा और मेंग हुआनिंग की गहरी आंखों से मुलाकात की। मेंग हुआनिंग उसे घूरने में तल्लीन थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी ओर मुड़कर देखेगी। घबराहट में उसने अपनी आंखें मूंद ली, उसके दिल की धड़कनें अनजाने में चरम पर पहुंच गईं। मो हन्यू को भी ऐसा ही लगा। हालांकि उसके मन में मेंग हुआइनिंग के बारे में कोई अनुचित विचार नहीं थे, एक मासूम लड़की के रूप में वह शायद ही इस तरह की उग्र निगाहों का विरोध कर सकी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसे मेंग हुआनिंग की नजरें नापसंद नहीं थी। सभी का ध्यान प्रसव पीड़ा से गुजर रहे खरगोश पर था और किसी ने उन दोनों के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। लगभग आधे पौने घंटे के बाद लोबकान वाली खरगोश ने 12 बच्चों को जन्म दिया। यह महसूस करते हुए कि वह अब और नहीं हिल रही है, मो हन्यू ने सावधानी से पिंजरे को एक तरफ रख दिया। इस बिंदु पर मेंग हुआइनिंग को अधिक समय तक रुकने का कोई उपयुक्त कारण नहीं मिल सका। मो परिवार से विदाई लेने से पहले उसने मो हन्यू पर फिर से गुप्त रूप से नजर डाली। मो परिवार भी एक दिन के लिए व्यस्त था। सफाई करने के बाद वे दोनों आराम करने के लिए वापस चले गए। अगले दिन परिवार में फिर खुशखबरी आई। 5वें भाई और भाभी द्वारा पाले गए खरगोशों ने कई बच्चे पैदा किए थे। शाम तक संतानों की संख्या 200 से अधिक हो गई और नए नन्हे खरगोशों ने पूरे परिवार को खुश कर दिया। समय बीतता गया और पलक झपकते ही नए साल की शाम आ गई। यह एक खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन मो परिवार चिंतित था क्योंकि तीसरा भाई मो यूनिफेग निर्धारित समय पर नहीं लौटा था। बूढ़ी मैडम मो अपने बेटों को सबसे अच्छी तरह जानती थी। बचपन से ही उसने उसे अपने वचन के प्रति सच्चा रहना सिखाया था।
यदि मो यूनिफेक कुछ कांटेदार मुद्दों में नहीं फंसे होते तो नए साल के करीब आने पर भी वह दूर नहीं होते। सुबह से ही चिंतित तीसरी भाभी बेचैन थी। पूरा परिवार नए साल की शाम के खाने के लिए सामग्री तैयार करने में व्यस्त था, जबकि वह काम करते समय गलतियां करती रही। उदाहरण के लिए अंडे फोड़ते समय वह अंडे कूड़ेदान में डाल देती थी और छिलके प्लेट में छोड़ देती थी। सौभाग्य से परिवार की अधिकांश महिलाओं को यह नहीं पता था कि मो यूनिफेक अभी भी जीवित है, नहीं तो पूरा परिवार उदास हो जाता। तीसरी भाभी जानती थी कि उसका मन वहां नहीं है, घर का और सामान बर्बाद होने का डर है। इसलिए वह तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। इस वजह से मो जियुए और हे झिरन ने शहर से खरीदे गए पटाखे जलाने के प्रति अपना उत्साह खो दिया। रात होने तक बूढ़ी मैडम मो ने सोचा कि नया साल सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई गायब था। इसलिए उसने सभी से रात के खाने के लिए बैठने का आग्रह किया। लियांग हाओ और अन्य सहित वे 2 मेजों पर बैठे। जैसे ही सभी लोग बैठे थे, मार्शल आर्ट कौशल वाले कई मास्टर अचानक खड़े हो गए। मो चौहान ने कहा, बाहर पदचाप है, मैं जाकर देखूंगा। ऐसा कहने के साथ वह बाहर चला गया और मो जियुए और मो चोंगयुआन ने उसका पीछा करने से पहले एक दूसरे को देखा। तीसरी भाभी अपने पति के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह सुनकर कि कदमों की आहट थी, वह अवचेतन रूप से सबके साथ बाहर चली गई। जल्द ही मो चौहान की थोड़ी उत्साहित आवाज आई, तीसरे भाई, आप अंततः वापस आ गए। यदि आप वापस नहीं आए तो जियुए और मैं कल सुबह आपकी तलाश में जाने वाले थे। मो यूनिफेक स्पष्ट रूप से कुछ थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह उत्साहित दिख रहे थे। रास्ते में कुछ चीजों का सामना करना पड़ा जिससे मुझे देरी हुई, अन्यथा मैं पहले ही वापस आ सकता था। ओल्ड मैडम मो और हे झिरन को छोड़कर कमरे में बची महिलाएं भ्रमित थी। मो चौहान ने अभी किसे फोन किया? तीसरा भाई। यह सत्यापित करने के लिए कि उनके कान गलत नहीं थे, मो हन्यू सहित सभी भाभियां बाहर आईं। उसने झिरन ने कांपती हुई बूढ़ी औरत की भी मदद की जो उत्साहित थी। वे अंत में चले। जैसे ही सभी ने मो यूनिफेक को देखा, उनके भाव अलग अलग हो गए। उन कुछ लोगों को छोड़कर जो जानते थे, महिलाओं की आंखों में अविश्वास भर गया। दूसरी भाभी की प्रतिक्रिया तो और भी नाटकीय थी। उसने बगल में मौजूद चौथी भाभी पर जमकर चुटकी ली। दर्द हुआ क्या, भाभी सी? स्तब्ध चौथी भाभी ने सिर हिलाया, हाँ, बहुत दर्द हुआ। तो इसका मतलब है कि मैं चीजें नहीं देख रही हूँ। दूसरी भाभी बड़बड़ाए। इस समय तीसरी भाभी ने पहले ही लापरवाही से खुद को मो यूनफैन की बाहों में फेंक दिया था। पति, आखिरकार आप वापस आ गए। मुझे लगा कि मैं आपको फिर से खोने जा रही हूँ। वो। मो यूनिफेंग ने अपनी पत्नी के चारों ओर हाथ उठाया और धीरे से कहा, रो मत, क्या मैं वापस नहीं आया? तीसरी भाभी अब भी फूट फूट कर रो रही थी। अन्य महिलाओं ने बूढ़ी मैडम मो को घेर लिया और पूछा कि पुनर्जीवित तीसरा भाई कब जीवित हुआ था। बूढ़ी मैडम मो भी इतनी सारी बहुओं से घिरी होने से थोड़ी अभिभूत थी। ठीक है, बाहर ठंड है, चलो वापस अंदर चलते हैं और अंदर बात करते हैं। बड़ों ने कहा था तो स्वाभाविक रूप से सभी को सुनना ही था। भीड़ मो यूनिफेक को मुख्य घर में ले गई और खाने की मेज के चारों ओर बैठ गई। कुछ भाई एक साथ एकत्र हुए, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन यह देखते हुए कि मेज पर बर्तन ठंडे होने वाले थे और इसके अलावा मो यूनिफेक की यात्रा पहने हुए रूप को देखकर कुछ भाइयों ने चतुराई से तुरंत नहीं पूछा। बूढ़ी महिला मो को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसका बेटा बड़ी मुश्किल से वापस आ पाया था, भले ही पृथ्वी विध्वंसक घटनाएं हुई हो, यह परिवार को एक अच्छा पुनर्मिलन रात्रिभोज करने में देरी नहीं कर सका। चारों ओर नजरें घुमाने के बाद बूढ़ी औरत मो बोली, चलो पहले खा लें, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो नए साल की पूर्व संध्या के दौरान बातचीत करने के लिए काफी समय है, इससे समय गुजारने में मदद मिल सकती है। मो यूनफेंग ने भी सोचा कि वे मामले पेचीदा नहीं थे और उनके बारे में बाद में बात करना ठीक रहेगा। आइए हम सब माँ की बात माने और पहले खाना खाएं। इस समय मो परिवार में बूढ़ी महिला मो के अलावा मो यूनिफेंग भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए खाने की मेज पर उनकी बात अधिक थी। मो जियुए ने परिवार में तनावपूर्ण माहौल को शांत होते देखा और पटाखे जलाने के लिए आंगन में चले गए। पटाखों की आवाज के साथ उत्तर पश्चिम में मो परिवार ने आखिरकार नए साल की पूर्व संध्या पर अपना पहला पुनर्मिलन रात्रिभोज शुरू किया। मेज पर सभी बर्तन महिलाओं द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे। विशेष रूप से सामग्री और मेनू के लिए हे झिरन की व्यवस्था के लिए धन्यवाद, यह निश्चित रूप से एक शाही दावत के स्तर पर था।
उबले हुए बांस, मसालेदार केकड़े, लहसुन, हलचल तले हुए लोबस्टर, मसालेदार हलचल तले हुए मिंटिस, झींगा झींगा और सैमवई सूप, ब्रेज तैराकी केकड़े, हलचल तले हुए कटलफिश स्टू, समुद्री ककड़ी। समुद्र के किनारे रहना अच्छा था। मो परिवार के नए साल की शाम के रात्रिभोज में समुद्री भोजन के कुल 8 व्यंजन थे। इसके अलावा अन्य 8 मांस व्यंजन, ठंडे व्यंजन और कुछ सब्जी व्यंजन भी थे। मो परिवार के नए साल की शाम के रात्रिभोज में व्यंजनों की संख्या वास्तव में 20 से अधिक थी। सौभाग्य से मो जियुए और हे झिरान ने जो डाइनिंग टेबल वापस खरीदी थी वह काफी बड़ी थी, अन्यथा सभी व्यंजन रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। फिर भी बर्तन ढेर सारे रखे हुए थे, बहुत सघन। इसके अलावा इनमें से अधिकांश व्यंजन हे झिरन द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए थे, इसलिए स्वाद असाधारण होना चाहिए। परिवार को अच्छा खाने देने के लिए हे झिरन ने अपने स्थान पर संतरे का जूस भी बनाया। जो पुरुष शराब पीना पसंद करते थे उनके लिए वुलांगे शराब थी, जबकि वह और अन्य महिलाएं संतरे का जूस पीती थी। जब से उन्हें निर्वासित किया गया था, परिवार ने कई दुर्लभ वस्तुएं देखी थी। वे यह पूछने में भी आलसी थे कि यह मीठा और ताजा संतरे का रस कहां से आया। 9वें भाई और 9वें भाई की पत्नी के साथ उन्हें हर तरह की अच्छी चीजें मिल सकती थी। इस समय सभी ने मो यूनफैंग के लिए अपनी चिंता को अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर दिया और पूरी तरह से स्वादिष्ट भोजन में डूब गए। जब से यह खबर सामने आई कि मो यूनफैंग की मृत्यु हो गई है, लगभग 4 साल हो गए हैं। अपने परिवार से दोबारा मिलने पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घर के व्यंजन इतने स्वादिष्ट हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान वह दिन ब दिन सादा भोजन करते हुए बाहर सबसे बड़े और दूसरे भाई के ठिकाने की तलाश कर रहा था। उसने बस ठीक से खाना नहीं खाया था। विशेष रूप से आज पहले अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने के लिए उसने सुबह से ही वापस लौटने के लिए अपने हल्केपन के कौशल का उपयोग किया था। अपनी ऊर्जा की अधिक खपत के कारण उसने पूरे दिन चावल का एक दाना या पानी की एक बूंद भी नहीं खाई थी। इस समय वह भूखा मर रहा था। वह अब अपने भाइयों और लियांग हाओ के साथ बातचीत नहीं कर सकता था और अपने मुंह में खाना डालने के लिए अपना सिर नीचे झुकाता था। यह कहा जा सकता है कि वह मूल रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार के युवा मास्टर थे और उनमें उचित संस्कारों की कोई कमी नहीं होगी और वे उनके अंदर समाहित हो गए होंगे। लेकिन इतने सारे व्यंजनों का सामना करते हुए मो यूनफैंग ने सीधे तौर पर अपने मन से सारी अलगाव की भावना को त्याग दिया। उसने सोचा कि वह बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन 50% खाना खाने के बाद जब उसने ऊपर देखा तो उसने अपने भाइयों को उसी स्थिति में देखा। यहाँ तक लियांग हाओ और बाकी लोग जो आमतौर पर उनके सामने अधिक संयमित रहते थे, वही थे। यह दृश्य देखकर मो यूनफैंग समझ गए। ऐसा नहीं था कि उनमें शिष्टाचार की कमी थी, बल्कि यह था कि हर कोई उनके जैसा ही था। इसलिए मो यूनफेंग के दिल में अब कोई आपत्ति नहीं थी और वह अपने भाइयों के साथ दिल खोलकर खाना खाता रहा। न केवल मो यूनफेंग को इस मुद्दे पर संदेह था। मो चोंगयुआन, मो चुहान और मो जियुए ने भी पहले इसी तरह खुद से सवाल किए थे। बाद में कुछ भाइयों को अंततः इसका कारण पता चला कि वे अब भोजन करते समय विनम्र क्यों नहीं होंगे। अब घर के व्यंजन इतने स्वादिष्ट थे कि इसने उनके दिलों में तथाकथित अलगाव को पूरी तरह से हरा दिया। महिलाएं कहीं अधिक सुंदर थीं, उनके खाने की गति पुरुषों जितनी तेज नहीं थी। फिर भी नए साल की शाम के रात्रिभोज के अंत तक मेज पर लगभग कुछ भी नहीं बचा था। महिलाओं ने खड़े होकर कटोरे और चॉपस्टिक साफ करने की पहल की। तभी बूढ़ी महिला मो की नजर मो यूनफैंग पर पड़ी। मो यूनफैंग की गहरे रंग की शॉर्ट जैकेट पहले से ही पहचान से परे गंदी थी। हालांकि उसके बाल उतने गंदे नहीं थे जितने तब थे जब ओल्ड लेडी मो ने उसे पहली बार साल्ट लेक पर देखा था, फिर भी उन पर धूल की एक परत थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां विशेष रूप से स्पष्ट थी, जाहिर तौर पर उन्होंने लंबे समय से खुद को संवारा नहीं था। यह सोचकर कि उसका बेटा जो पहले साफ सुथरा रहना पसंद करता था, अब इतना गंदा हो गया है, बूढ़ी महिला मो अपने दिल में दर्द महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यूनफेंग को रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। अपनी माँ का सामना करते समय मो यूनफेंग बहुत सम्मानजनक दिखे। माँ बहुत चिंता करती है, आपका बेटा ठीक है। माँ बेटे ने अभी कुछ बातें ही की थी कि तीसरी भाभी आ गई। पति, देखो तुम कितने गंदे हो। मैंने अभी थोड़ा गर्म पानी उबाला है, जाओ पहले धो लो। ऐसा नहीं था कि तीसरी नंद उसे सास से छीनना चाहती थी, बल्कि वह अपने पति की साफ सफाई पसंद करने की आदत को बेहतर जानती थी। अगर वे अभी नए साल की शाम का खाना खाने के लिए जल्दी में न गए होते, तो शायद उनके पति पहले नहाने चले गए होते। बूढ़ी महिला मो के मन में भी यही इरादा था। उसने धीरे से कहा, यूनफेंग पहले तरोताजा हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। मो यूनफेंग पहले से ही बहुत असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए वह उठे और अपनी पत्नी के साथ चले गए।
अपने खाली समय के दौरान तीसरी भाभी ने उसके लिए काफी कपड़े बदलवाए थे, जिनमें अंडरवियर, बाहरी वस्त्र और गद्देदार कपड़े शामिल थे और यहाँ तक जूते भी कई जोड़े में तैयार किए गए थे। 1 घंटे से भी कम समय में मो यूनिफेंग वापस आ गया, नहा धोकर साफ सुथरा हो गया। जब हे झिरन ने दरवाजा खोला तो वह वास्तव में कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। अभी यह गंदा व्यक्ति कौन था? वह बिल्कुल एक लंबा, अमीर और सुंदर लड़का लग रहा था। मो बंधुओं की लंबाई लगभग 180 सेमी से अधिक थी और उनका शरीर सुडौल था। उनकी शक्ल सूरत के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, हे झिरन ने जिसे भी देखा था वह प्रतिष्ठित था। अब अपने प्रमुख वर्षों में मो यूनफेंग ने स्वाभाविक रूप से स्थिरता की भावना व्यक्त की। और जब तीसरी भाभी ने अपने पति की तरफ देखा तो उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था। बूढ़ी महिला मो ने अपने बगल की जगह की ओर इशारा किया। यूनिफेंग, आओ, माँ के पास बैठो। थर्ड ब्रदर को बैठा देखकर मो हन्यू जल्दी से उसे एक कप चाय देने के लिए आगे बढ़ा। मो यूनफेंग को पता था कि हर किसी के पास पूछने के लिए ढेर सारे सवाल हैं। उन्होंने बोलने की पहल करने से पहले चाय का एक घूंट लिया। नमक की झील छोड़ने के बाद मैं सीधे दक्षिणी सीमा पर गया। दक्षिणी सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वहां कई लोगों ने गू को पाला था और वहां के गू मास्टर्स बहुत कम प्रोफाइल रखते थे। उनका दैनिक आना जाना आम लोगों से अलग नहीं था। आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते थे कि गू मास्टर कौन था। बाद में मेरी व्यापक पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि दक्षिणी सीमा में सी मेंग माउंटेन विला नामक एक फू पालन पवित्र भूमि थी। वे संस्थापक का असली नाम नहीं जानते थे, सभी उन्हें मिस्टर सी मेंग कहते थे। 2 पात्रों सी मेंग को सुनकर बूढ़ी महिला मो थोड़ा घबरा गई। सास की असामान्य प्रतिक्रिया हे झिरन की नजरों से बच नहीं पाई। बेटी, क्या इस नाम में कोई खास बात है? बूढ़ी महिला मो एक पल के लिए झिझकी और अतीत की एक कहानी बताई। मैं मेंग शब्द के प्रति थोड़ा संवेदनशील हूँ, बस इतना ही। उस समय जब आपके पिता और मैंने अभी अभी शादी की थी, सीमा पर युद्ध तीव्र थे और महामहिम ने तुरंत आपके पिता को सहायता प्रदान करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए मार्शल के रूप में नियुक्त किया था। जब मैं छोटा था, मैं अधीर था और तुम्हारे पिता से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने एक पुरुष का भेष धारण किया और सेना के पीछे चल दिया। जब आपके पिता अभियान पर निकले थे तो उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी और दक्षिण सीमा के शीर्ष जनरल को पकड़ने के दौरान दक्षिण सीमा के डाकुओं को हमारे दाशुन के क्षेत्र से बाहर निकालने में उन्हें केवल 2 महीने लगे थे। जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तभी पता चला कि दक्षिण सीमा का शीर्ष जनरल उनकी क्राउन प्रिंसेस युआन मेंग थी। उस समय मैं एक साधारण सैनिक की वर्दी में आपके पिता के पास खड़ा था। यह स्पष्ट था कि वह आपके पिता से मुगध थी और उसने यहाँ तक दावा किया था कि जब तक आपके पिता उससे शादी करने के लिए सहमत हैं, वह तुरंत अपने पिता सम्राट को दाशुन के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने के लिए दक्षिण सीमा पर लौट आएगी। उनके अनुरोध को आपके पिता ने उसी समय सिरे से अस्वीकार कर दिया। बाद में युआन मेंग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दक्षिण सीमा के सम्राट द्वारा बड़ी मात्रा में धन के साथ उसे वापस बदले जाने के बाद भी उसने आपके पिता के करीब आने के लिए हर संभव कोशिश की। जब तक हम विजयी होकर राजधानी नहीं लौटे, जब मैंने तुम्हारे सबसे बड़े भाई को जन्म दिया था, युआन मेंग अभी भी तुम्हारे पिता पर मोहित थी। इस कारण से दक्षिण सीमा के सम्राट ने विशेष रूप से दूत भेजकर अनुरोध किया कि महामहिम युआन मेंग और आपके पिता के बीच विवाह की व्यवस्था करें। महामहिम मो परिवार के नियमों के बारे में जानते थे और आपके पिता के स्वभाव को और भी बेहतर समझते थे, इसलिए उन्होंने सीधे दक्षिण सीमा दूतों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। फिर भी युआन मेंग ने फिर भी हार नहीं मानी। दक्षिण सीमा के दूतों के लौटने के कुछ ही समय बाद वह व्यक्तिगत रूप से हमारे दाशुन की राजधानी में आई और आपके पिता को लगातार परेशान किया। ऐसे व्यक्ति के सामने तुम्हारे पिता और मुझे दोनों को अत्यंत क्रोध आया। अंतिम उपाय के रूप में आपके पिता ने महामहिम से पश्चिमी सीमा की स्वेच्छा से रक्षा करने की अनुमति मांगी। जैसे ही वह बॉर्डर गैरिसन कमांडर बन गया, वह स्वाभाविक रूप से अपने परिवार को साथ ला सकता था, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ था। अप्रत्याशित रूप से युआन मेंग ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने गू को बड़ा करने के लिए पागलों की तरह अपने खून का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से युआन मेंग बहुत अधीर था। जब वह गू कास्टिंग कर रही थी तो आपके पिता ने एक नजर में उसे देख लिया। गुस्से में आकर उसने युआन मेंग का वही सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना ने उस वर्ष दक्षिण सीमा और दाशुन के बीच सनसनी फैला दी। शाओशिन, दक्षिण सीमा का एक युवा मास्टर जो युआन मेंग से प्यार करता था, उसने युआन मेंग का बदला लेने और अपने हाथों से आपके पिता का सिर काटने के लिए दाशुन पर हमला करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वेच्छा से काम किया।
दुर्भाग्य से, चाहे वह मार्शल आर्ट हो या सैन्य रणनीति, शाओ शिन का आपके पिता से कोई मुकाबला नहीं था। जब दक्षिण सीमा की सेना हार गई और पीछे हट गई, तो शाओ शिन ने दोनों सेनाओं के सामने शपथ ली कि इस जीवन में उनकी एकमात्र इच्छा युआन मेन का बदला लेना और मो परिवार को शाप देना है कि उनका कोई वंशज न बचे। इस कहानी को सुनने के बाद मो जियुए ने गंभीरता से पूछा, माँ, क्या आपका मतलब यह है कि यह सर सी मेंग वही शाओ शिन हो सकता है जो उस समय युआन मेंग से प्यार करता था? बूढ़ी महिला मो ने हल्के से कहा, मैंने बहुत कुछ कहा है, यह सिर्फ अटकलें हैं। आपके सभी भाइयों को गू द्वारा जहर दिया गया है, और गू तकनीक दक्षिण सीमा से उत्पन्न हुई है। यह मुझे अनिवार्य रूप से इस व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। विशेषकर आपके पिता की मृत्यु, जिसमें आपके भाइयों के साथ हुई घटना से काफी समानताएं हैं। जब लॉर्ड मो की युद्ध में मृत्यु हुई तब मो जियुए अभी भी युवा थे। उन्होंने भी केवल अपने बड़ों और बड़े भाइयों से ही विशेष बातें सुनी। वह केवल इतना जानता था कि उसके पिता को भी दक्षिण सीमा के खलनायक ने जहर दे दिया था, और बाद में उसे पकड़ लिया गया था और उसका कटा हुआ सिर शहर की दीवार पर लटका दिया गया था। अब जब उसने ध्यान से सोचा कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ, तो क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं था जैसा उसके पिता के साथ हुआ था? मो भाई एक ही समय में अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सके। मो चौहान ने अपने दिल में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और पूछा, तीसरे भाई, क्या आप अपनी यात्रा पर सर सी मेंग की असली पहचान का पता लगाने में सक्षम थे? यह अहम सवाल था जिसे हर कोई जानना चाहता था। मो यूनिफेंग ने गंभीरता से कहा, सी मेंग माउंटेन विला को खोजने से पहले मैंने महीनों तक दक्षिण सीमा में जांच की। मैंने जो कल्पना की थी, यह उससे बिल्कुल अलग था। न केवल यह शानदार नहीं था, बल्कि थोड़ा जर्ज भी लग रहा था। जर्ज? मो जियुए पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सके। दरअसल थर्ड ब्रदर के लिए यह न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि उसे थोड़ा अविश्वसनीय भी लगा। यह ज्ञात था कि दक्षिण सीमा के वे गुरेजर बहुत अमीर थे। जिस स्थान पर वे रहते हैं उसे वे जर्ज कैसे कह सकते हैं? मो यूनिफेंग ने सिर हिलाया, यह सही है। यह वास्तव में बहुत जर्ज था, और मैंने 3 दिनों तक वहां खोजा लेकिन कोई नहीं दिखा। जब मैं निकलने ही वाला था, मुझे अचानक पहाड़ी विला से कोई बाहर आता हुआ मिला। मैंने अनुमान लगाया कि पर्वतीय विला में अवश्य ही कोई गुप्त मार्ग होगा, अन्यथा इतने समय तक वहां रहने के बाद भी मुझे कोई क्यों नहीं मिला। इसलिए मैंने ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति का अनुसरण किया। उसे सामान खरीदने के लिए बाहर जाना चाहिए था। वह कुछ चावल खरीदने के लिए बाजार गया और फिर वापस चला गया। मैं उसके पीछे पीछे फिर से पहाड़ी विला में चला गया। शायद उस व्यक्ति को बहुत पहले ही मेरे अस्तित्व का पता चल गया था। जब वह पहाड़ी विला पर पहुंचा, तो उसने जानबूझकर एक गोल चक्कर का रास्ता अपनाया और अंत में एक कोने में रुक गया। उस व्यक्ति ने जैसे ही कोई कदम उठाया तो उसने गू का इस्तेमाल कर लिया। सौभाग्य से, मैं तुरंत इससे बच गया और मुझे चोट नहीं लगी। फिर उस व्यक्ति ने मुझ पर कई गू कीड़े फेंके लेकिन मैंने उन सभी को चकमा दे दिया। शायद यह महसूस करते हुए कि उसका मुझसे कोई मुकाबला नहीं है, उसने मुट्ठी भर जहरीला पाउडर छिड़क दिया और घटनास्थल से भाग गया। पहले भी इस तरह के नुकसान झेलने के बाद, जब मैंने जहर का पाउडर देखा तो मैंने सहज रूप से अपनी नाक और मुंह बंद कर लिया। इस मौके का फायदा उठाकर वह शख्स तेजी से भाग गया। मैंने पूरे 3 दिनों तक उसका पीछा किया जब तक कि मैंने उसे दाशुन के क्षेत्र में पकड़ नहीं लिया। पूछताछ से ही मुझे पता चला कि सरसी मेन 6 साल से वहां नहीं लौटे थे। जिन लोगों ने पहले सरसी मेन के अधीन सुरक्षा मांगी थी, वे भी धीरे धीरे चले गए थे, और अब पर्वतीय विला की रखवाली करने वाले केवल कुछ ही गुरेजर थे। तो सी मेन माउंटेन विला में गुप्त कक्ष वगैरह है? मो चोंगयुआन ने गंभीरता से कहा। यह सही है। मुझे उस व्यक्ति से पता चला कि सी मेन माउंटेन विला के गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार एक सूखे कुएं के नीचे है। वो स्थान बहुत छिपा हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लंबे समय तक खोजने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। अगर यह नहीं सोचा होता कि अगर मैं नए साल के लिए घर वापस नहीं गया तो मेरे परिवार को चिंता होगी, तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करने के लिए वापस गया होता। मो यूनिफेंग ने हल्के से कहा, अब मेरा परिवार जानता है कि मैं सुरक्षित हूं। मेरी योजना नए साल के बाद वापस जाकर जांच करने की है। भाइयों में मो चौहान सबसे अधिक आवेगी स्वभाव के थे। वो खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर पटक दी। मैं अब दक्षिण सीमा के लिए प्रस्थान करूंगा और सी मेन माउंटेन विला को उल्टा कर दूंगा। बोलने के बाद मो चौहान पहले ही जाने के लिए मुड़ चुके थे, लेकिन बूढ़ी महिला मो ने उन्हें रोक दिया। चौहान, बैठ जाओ, अभी तक चीजें तय नहीं हुई हैं। तुम जाओगे तो क्या करोगे? इसके अलावा सी मेन माउंटेन विला के सभी लोग गुजरात तकनीक में अच्छे हैं।
क्या आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यदि आप गए तो दोबारा आपको मार नहीं पड़ेगी? जब ऐसा होगा तो न केवल आपको अपने सबसे बड़े और दूसरे भाई के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, बल्कि परिवार को भी आपको बचाने की कोशिश करनी होगी। अपनी मां की बातें सुनकर मो चौहान ने अचानक अपनी गति खो दी और अनिच्छा से वापस बैठ गया। मां, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आखिरकार कोई सुराग ढूंढना मुश्किल है। क्या हम ऐसे ही हार मान सकते हैं? बूढ़ी औरत मो की नजरें चारों ओर घूम गईं और अंततः हे झिरन पर टिक गईं। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि उसकी नौवीं बहू का दिमाग उसके बेटों से कहीं बेहतर है। ऐसे समय में उनकी राय सुनना जरूरी था। लेडी हे, आप इस मामले के बारे में क्या सोचती हैं? तीसरे भाई की कहानी सुनने के बाद वह झिरन भी विचार कर रहा था। जब दादी मो ने पूछा तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि मो युनफेंग से पूछताछ करना जारी रखा। तीसरे भाई, क्या आपने जिन लोगों को पकड़ा है उनसे पहाड़ी विला में रुके लोगों की वास्तविक स्थिति के बारे में पूछा है? इसके अलावा क्या वह श्री सी मेन के ठिकाने के बारे में जानते हैं? मैंने ये सभी प्रश्न पूछे हैं। उनके सहित माउंटेन विला में कुल 6 लोग रह रहे थे। श्री सी मेन के ठिकाने के लिए उन्होंने कहा कि उनके स्तर पर लोगों के पास मूल रूप से उस जानकारी तक पहुंच नहीं है। उन्होंने दूसरों से यह भी सुना कि श्री सी मेंग हर जुलाई में दाशुन की पश्चिमी सीमा पर जाएंगे, लेकिन वास्तव में वह वहां क्या कर रहे थे यह अज्ञात था। मो यूनिफेंग ने उन्हें वह जानकारी बताई जो उन्हें मिली थी। जब हे झिरन ने यह सुना तो उसने बूढ़ी महिला मो से फिर पूछा, माँ, वह कौन सा महीना था जब पिता ने गलती से युआन मेन को मार डाला था? बूढ़ी महिला मो को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने सीधे उत्तर दिया, यह जुलाई था। मो जियुए अचानक खड़े हो गए। उस मामले में यह बहुत संभावना है कि श्री सी मेंग एक प्रतिष्ठित परिवार के युवा मास्टर हैं जो युआन मेंग से प्यार करते थे। बूढ़ी महिला मो ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा लगता है, अन्यथा वह कठपुतली मास्टर हमारे मो परिवार के इतना खिलाफ क्यों होता? हे झिरन बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मिस्टर सी मेंग वह व्यक्ति है या नहीं, यह एक बहुत ही उपयोगी सुराग है। इस व्यक्ति का ठिकाना फिलहाल अज्ञात है और उसे ढूंढने की कोशिश करना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा होगा। जुलाई में पश्चिमी सीमा पर जाकर देखने के बजाय हम दक्षिण में भी अपनी चौकसी कम नहीं कर सकते। हालांकि वहां कई कठपुतली उस्ताद हैं, इसलिए हमें अभी भी पहले से कुछ तैयारी करने की जरूरत है। चाहे दक्षिण की यात्रा नए सुरागों की तलाश के लिए थी या नहीं, उसे वैसे भी वहां जाना था। जिस काले दक्षिणी मोती का वादा उसने छोटे संग्राहक से किया था और जिस पिघली हुई त्वचा की दवा उसकी भाभीियों को चाहिए थी, वे सभी दक्षिण में थे। लेकिन बाद में हमें सबसे बड़े और दूसरे भाई के ठिकाने के बारे में पता चलेगा, यह उनके लिए उतना ही खतरनाक होगा। मो चौहान को अभी भी कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। मो जियुए ने लोगों को बचाने के लिए अपने 8वें भाई की उत्सुकता को समझा, लेकिन वर्तमान में क्या सबसे बड़ा भाई और दूसरा भाई अभी भी जीवित थे यह अज्ञात है। इसके अलावा कई महीने हो गए थे जब उसने और उसकी पत्नी ने युनली की हत्या की थी। यदि श्री सी मेंग वास्तव में युनली के स्वामी थे तो उन्होंने अब तक अनुमान लगा लिया होगा कि युनली पहले ही मर चुका था। चूंकि उसे यूली की मृत्यु के बारे में पता था, अगर तीसरे भाई के अभी भी जीवित होने की खबर जानबूझकर नहीं छिपाई गई तो इसे फैलने में देर नहीं लगेगी। भले ही श्री सी मेंग बुद्धिहीन थे, फिर भी वह यह पता लगा सकते थे कि युनली मर चुका था, जबकि जिस मो युनफैन को वह अपने कठपुतली कीड़े से नियंत्रित कर रहा था वह अभी भी जीवित था। यह निश्चित रूप से उसे हाई अलर्ट पर रखेगा। विचार करने के लिए नानरुई का पक्ष भी था, क्या वह 8वें भाई के पहले से ही कठपुतली कीड़ा को दूर करने की सच्चाई को छुपाने में सक्षम होगा। अब सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए उन्हें उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए वास्तव में संयमित व्यवहार करना होगा। बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े और दूसरे भाई की तलाश में जाने के लिए उन्हें जीरन को अपने साथ लाना होगा। अपनी पत्नी के बारे में इतने सारे रहस्यों के साथ अन्य लोगों को टैग करना बहुत असुविधाजनक होगा। 8वें भाई, तुम्हें अभी भी काम करने के लिए सरकारी कार्यालय जाना होगा। मैं दक्षिण की यात्रा का ध्यान रखूंगा। जैसे ही मो जियुए की आवाज गिरी, मो युनफेंग और मो चोंगयुआन एक ही समय में खड़े हो गए। मुझे भी शामिल करें। मैं अपनी पिछली यात्रा से दक्षिण से काफी परिचित हूँ। सी मेंग माउंटेन विला का पता लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं भी जाना चाहता हूँ। अधिक लोगों का मतलब है अधिक शक्ति। लियांग हाओ और अन्य, जो इस समय चुप थे, ने भी मो जियुए के साथ दक्षिण जाने की इच्छा व्यक्त की। मो जियुए संख्या में अधिक शक्ति होने के तर्क को समझते थे, लेकिन उनकी पत्नी के पास बहुत सारे रहस्य थे। आसपास के अन्य लोगों के साथ यह असुविधाजनक होगा। दक्षिण की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना है।
यहाँ परिवार की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। झिरन कठपुतली के कीड़ों को दूर कर सकता है। मैंने तय किया है कि हम दोनों ही जाएंगे। नहीं, तीसरे भाई ने सबसे पहले आपत्ति की। नहीं, पांचवा भाई भी सहमत नहीं हुआ। नौवें मास्टर, यह दक्षिण में खतरनाक है। कृपया हमें अपने साथ ले जाएं। लियांग हाओ ने उत्सुकता से विनती की। मो जीवे ने अपना हाथ लहराया। उसका मन सेट हो गया था। भले ही वे साथ चलने पर जोर देते हो, फिर भी वह झिरन के साथ अलग से कार्य करने के अन्य तरीकों के बारे में सोच सकता था। हम अपना पहनावा बदल लेंगे। वहां हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। एक बड़ा समूह इसके बजाय केवल अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। झगड़ते बच्चों के समूह को देखकर बूढ़ी महिला मो आखिरकार बोली। जीवे ने जो कहा वह समझ में आता है। जोड़े को पहले एक बार देखने दीजिए। चाहे कुछ भी हो, उन्हें जल्दी जाना होगा और जल्दी वापस आना होगा। अगर उन्हें कोई कठिनाई आती है तो इसे ज्यादा मत करो और बस वापस आ जाओ ताकि हम साथ मिलकर समाधान के बारे में सोच सकें। हालांकि ओल्ड लेडी मो ने वास्तव में इसे जोर से नहीं कहा था, लेकिन वह अपने दिल में सबसे अच्छी तरह से जानती थी कि अपने बेटों को सफलतापूर्वक बचाने में सक्षम होना उनकी नौवीं बहू की क्षमताओं के कारण था। उसके बिना, भले ही उन्हें पता चल जाए कि उसके बेटे अभी भी जीवित हैं, उनमें कठपुतली कीड़े होने के बावजूद भी वे उन्हें सुरक्षित वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए जब निर्णय लेने की बात आती थी, तो बूढ़ी महिला मो निश्चित रूप से मो जीवे की बात सुनती थी। ओल्ड लेडी मो द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद, भले ही अन्य लोग नाखुश हों, वे केवल आज्ञा का पालन कर सकते थे। बूढ़ी महिला मो ने फिर कहा, इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। जीवे और युवा मिस हे को नए साल के बाद रवाना होने दीजिए। इसके साथ ही मामला पूरी तरह से शांत हो गया। मो जीवे और हे झिरन नए साल के बाद तैयारी करेंगे और दक्षिण के लिए प्रस्थान करेंगे, जबकि आधिकारिक निरीक्षण मो चुहान और मेंग हुआइनी पर छोड़ा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे इसे नियंत्रित कर लेंगे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, मो जीवे और हे झिरन निश्चित रूप से जाने से पहले अपना भेष बदल लेंगे, इसलिए कोई भी शहर छोड़ने वाले मो परिवार के सदस्यों को नहीं पहचान पाएगा। अपनी मां को मामले को सुलझाने में मदद करते देख मो जीवे ने भी आराम किया। हालांकि उसने पहले से ही इससे निपटने के तरीकों के बारे में सोच लिया था। अगर हर कोई एक साथ चलेगा, तो उन्हें अनिवार्य रूप से बीच में अलग होने का बहाना बनाना होगा। यह रास्ता बेहतर था केवल उसके और जीरन के साथ। यदि उन्हें खतरा होता तो भी वे उसके स्थान में छिप सकते थे, वह अधिक सुरक्षित था। त्योहार मूल रूप से आनंदमय होना था, लेकिन मो यूनफेंग जो खबर लेकर आए, उसने कुछ समय के लिए सभी के मूड को उदास कर दिया। खासकर सबसे बड़ी भाभी और दूसरे नंबर की भाभी। यह सुनकर कि उनके पति अभी भी जीवित हो सकते हैं, जटिल भावनाएं जागृत हो गईं। परिवार के उत्सव के माहौल को बर्बाद न करने के लिए उन्होंने अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को सहन किया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बाकी महिलाओं को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था, केवल कुछ चाचाओं और नौवीं भाभी के साथ साथ मां को भी। चाचाओं से पूछना अजीब होता। दक्षिण जाने का निर्णय लेने के बाद दोनों ने पूछने के लिए हे झिरन को एक तरफ खींच लिया। चूंकि मामला पहले से ही खुले तौर पर चर्चा में था, उसने झिरन ने दोनों भाभियों को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। जहां तक संभावनाओं का सवाल है जिनका उसने और मो जीवे ने निजी तौर पर विश्लेषण किया था, उसने उनका उल्लेख नहीं किया। अनिश्चित मामलों पर भाभियों को ज्यादा आशा देना ठीक नहीं था। यदि सबसे बड़ा भाई और दूसरा भाई वास्तव में अब आसपास नहीं थे, तो क्या इससे दोनों भाभियों के लिए खोखली खुशी नहीं होगी? और अधिक जानने पर सबसे बड़ी और दूसरी भाभी ने अपने आंसुओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर खूब रोने के बाद उन्होंने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने पतियों के जीवित रहने की प्रार्थना की। इस स्थिति का सामना करते हुए हे झिरन को भी नहीं पता था कि उन्हें कैसे सांत्वना दी जाए। शायद खुलकर रोना उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। वह चुपचाप अपनी भाभी के कमरे से बाहर निकली और अपने क्वार्टर में लौट आई। आज नए साल का त्योहार था, फिर भी उसका कीमती छोटा जूड़ा अभी भी अपने स्थान पर अकेला था। नए साल की निगरानी के लिए मुख्य घर में सभी लोगों के मौजूद होने का फायदा उठाते हुए वह अपने छोटे से जूड़े के साथ रहने के लिए अपने घर में दाखिल हुई। जैसे ही वह खेत में गई, झिरन उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। दूरी में वह स्पष्ट रूप से राइस बॉल को चरागाह के किनारे पर सीधा बैठा हुआ देख सकती थी। उसके दो मोटे छोटे पंजे आगे पीछे लहरा रहे थे। अंतरिक्ष के अंदर पाली गई 100 से अधिक भेड़ें छोटे आदमी के सामने दो स्तंभों में बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थी। अपने मालिक की आभा को महसूस करते हुए राइस बॉल ने अनाड़ीपन से पीछे मुड़कर देखा। सामान्य समय के विपरीत वह स्नेह की तलाश में इधर उधर नहीं भागा।
इसके बजाय उसने भेड़ों पर अपने पंजे लहराना जारी रखा। टीज हिरन को परेशान नहीं किया और चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। मैंने देखा कि राइस बॉल का आदेश सुनकर भेड़ों की पहली पंक्ति बाईं ओर भागने लगी, जबकि पीछे वाली पंक्ति विपरीत दिशा में चली गई। जल्द ही भेड़ों के झुंड ने खुद को एक बड़े घेरे में घेर लिया। दोबारा देखने पर राइस बॉल का गोल छोटा शरीर पहले से ही सीधा खड़ा था, अपने छोटे पंजे फिर से लहरा रहा था, जबकि उसके मुंह से अभी भी भेड़ के रोने जैसी आवाज आ रही थी। राइस बॉल की आवाज सुनने के बाद भेड़ों का झुंड धीरे धीरे अंदर की ओर इकट्ठा हुआ, फिर एक साथ सघन रूप से इकट्ठा हो गया। तभी राइस बॉल ने अपनी हरकतें बंद कर दी, अपने छोटे छोटे पैरों के साथ कदम बढ़ाते हुए अपने मालिक की ओर दौड़ने लगा, जैसे कि वह अपनी उपलब्धि दिखा रहा हो, साथ ही उत्साह की चहचहाती आवाज भी निकाल रहा हो। जब छोटा लड़का भागा तो हेज हिरन ने उसे पकड़ लिया और गले लगा लिया, जिससे उसे अपने शरीर पर घास के पत्तों और गंदगी को साफ करने में मदद मिली। राइस बॉल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भेड़ के कुत्ते से अधिक सक्षम होगे, उन भेड़ों को आज्ञाकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करोगे। राइस बॉल अपने मालिक की बातों को पूरी तरह समझने में सक्षम लग रहा था। पुकारने के बाद उसने जोर से अपना रोएदार छोटा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। इतनी मनमोहक छोटी पकौड़ी देखकर हेज हिरन का दिल पिघल रहा था। उसने राइस बॉल को पुरस्कृत करने के विचार से तुरंत दूध का एक कटोरा बनाया। साथ ही वह दक्षिण जाने के बाद राइस बॉल के प्लेसमेंट के मुद्दों के बारे में भी सोच रही थी। यह लड़का आमतौर पर उससे चिपकना सबसे अधिक पसंद करता है और वास्तव में अंतरिक्ष में जीवन भी पसंद करता है, विशेष रूप से इसके विभिन्न खाद्य पदार्थ जो वर्तमान में अंतरिक्ष में उत्पादित होते हैं। अगर छोटे बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया जाए तो आदत न होने के अलावा उसके आहार का निर्धारण करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर विचार करने के बाद हेज हिरन ने राइस बॉल को अपने साथ दक्षिण ले जाने का फैसला किया। वैसे भी यह लड़का हाल ही में उसके स्थान पर पड़ा है। जब दूसरों ने इसके बारे में पूछा तो उसने हमेशा कहा कि राइस बॉल पहाड़ों में चली गई। एक चीज ने दूसरे को जन्म दिया। जब तक दूसरों ने राइस बॉल को नहीं देखा, वे सोचते रहे कि यह पहाड़ों में चली गई है। आखिरकार वह एक जंगली छोटा जानवर था, इसलिए उसके पहाड़ों में जाने में कुछ भी अजीब नहीं था। वह उस समय बस इसी बहाने से इसे छुपा सकती थी। उसकी पत्नी आखिरकार अपने पति से मिल गई जो घर लौट आया था, और उसका पूरा व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक उत्साहित दिख रहा था। उसने कमरे को बार बार साफ सुथरा किया था। उसका पति साफ सनकी था। पहले घर के नौकर ही इन चीजों को संभालते थे। अब उसने इसे स्वयं करने की पहल की। उसे डर था कि उसका काम देखकर उसके पति को यह असंतोषजनक लगेगा। सफाई करने के बाद उसने इसे फिर से ध्यानपूर्वक जांचा। यह देखते हुए कि कोई स्वच्छता संबंधी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचा है, वह वापस मुख्य कमरे की ओर मुड़ गई। जब वह वहां पहुंची तो परिवार अभी भी दक्षिण जाने पर चर्चा कर रहा था। वह कुछ भी नहीं बोल सकी और केवल चुपचाप देखती रह गई। आखिरकार आधी रात के बाद परिवार ने पकौड़ियां खाईं और मामू ने सभी के लिए वापस जाकर आराम करने की व्यवस्था की। मो जीवे और हेज हिरन ने एक साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया। इस समय उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण की अपनी यात्रा की योजना बनाई। चूंकि इस बार वे दोनों ही जा रहे थे, हेज हिरन परिवहन के आधुनिक साधनों का उपयोग करने जा रहा था। यहां से दक्षिण जाने में पूरी गति से 10 दिन लगेंगे। वह सड़क पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। यह बहुत अच्छा होगा यदि वह परिवहन के उन आधुनिक साधनों का उपयोग कर सके। जब तक वे रात में यात्रा करते थे जब हर कोई आराम कर रहा होता था, और फिर दिन के दौरान आराम करते थे, वे शायद इस पद्धति से बहुत समय बचाते थे। यह सोचकर उसने हिरन ने लिटिल कलेक्टर को एक संदेश भेजा। नमस्कार, क्या आपकी दुकान अभी खुली है? लिटिल कलेक्टर ने बहुत शीघ्रता से उत्तर दिया। दुकान पहले से ही खुली है, ईंधन भी आ गया है, बस जब भी जरूरत हो इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास ऑफ रोड वाहन भी हैं जिन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है, या एक हेलीकॉप्टर अगर वह इसके नीचे आता है। यह स्पष्ट था कि लिटिल कलेक्टर वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति था। उन्होंने हिरन ने झट से कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। जब तक ईंधन मौजूद है, आपको वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके पिछले जीवन में कई निजी कारों पर एक वाक्यांश लिखा हुआ था, अपनी पत्नी या अपनी कार को कभी उधार न दें। और वास्तव में यही तर्क था। कार एक पत्नी के अस्तित्व की तरह थी। जो लोग कार के शौकीन थे उन्हें अपनी कारें उधार देना पसंद नहीं था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिटिल कलेक्टर की सोच इस प्रकार की थी या नहीं। किसी भी स्थिति में वह स्वयं इस अलिखित नियम को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके अलावा उसने प्राचीन वस्तुएं बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया था, और इसे खर्च करने के लिए कहीं नहीं होने की चिंता उसे हमेशा सताती रही थी।
अब अंततः इसका सदुपयोग करने का अवसर आ गया। उसे अपनी पसंद की कार अवश्य खरीदनी चाहिए। भले ही वह प्राचीन काल में इसका अक्सर उपयोग नहीं कर पाती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इसे केवल अपनी आंखों को लुभाने के लिए अपने स्थान पर रख सकती थी। इससे पहले हे झिरन ताओबाओ पर बिक्री के लिए कारों की जांच कर रहा था। आखिरकार यह ऑनलाइन शॉपिंग थी, इसलिए चयन बहुत व्यापक नहीं था। थोड़ी देर ब्राउज करने के बाद उसने ताओबाओ मॉल पर सबसे महंगी एगन खरीदने का फैसला किया। इस कार की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बहुत शक्तिशाली अश्वशक्ति थी, इसलिए ऊबड़ खाबड़ प्राचीन सड़कें कोई समस्या नहीं होंगी। इस प्रकार एगन उनकी पहली पसंद बन गई। लिटिल कलेक्टर, मुझे बताएं कि आपको किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता है, मैं इसे किसी भी समय बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर सकता हूं। हे झिरन, 95 ऑक्टेन गैसोलीन अच्छा होगा। जल्द ही चैट बॉक्स में एक नया संदेश आया। लिटिल कलेक्टर की दुकान में नई लिस्टिंग है, ब्राउज करने के लिए ग्राहकों का स्वागत है। उसने झिरन ने लिंक का अनुसरण किया और प्रवेश किया। वह जानती थी कि यह गैसोलीन लिटिल कलेक्टर द्वारा उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। कीमत पर नजर डालने पर यह वास्तव में केवल 1 युआन के लिए सूचीबद्ध किया गया था, ताकि दूसरों को अच्छे सौदे का लाभ उठाने से रोका जा सके। उन्होंने झिरन ने तुरंत एक ऑर्डर दिया। ऑपरेशन की इस लहर के बाद 10 बड़ी लोहे की बाल्टियां अचानक उसके सामने खाली जमीन पर आ गईं। और प्रत्येक लोहे की बाल्टी पर गैसोलीन का मॉडल और वजन अंकित किया गया था। उन्हें गिनने पर कुल 2000 लीटर गैसोलीन था, जो उसके लिए दक्षिण की यात्रा के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था, और निश्चित रूप से अभी भी कुछ बचा हुआ होगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं निश्चित रूप से आपका काम पूरा करने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ तक कि अगर मैं नहीं कर सकता, तो भी मैं आपको मुआवजा देने के लिए अन्य कीमती वस्तुएं ढूंढने का एक तरीका सोचूंगा। झिरन ने कोई वादा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह यह भी नहीं जानती थी कि वह काला नांजू कहाँ था। उसे ढूंढना तो दूर की बात है, यदि वह वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकी, तो उसे लिटिल कलेक्टर के बराबर मूल्य का खजाना भी ढूंढना होगा। यह बस थोड़ा सा गैसोलीन है। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लिटिल कलेक्टर के साथ चैट बॉक्स बंद करने के बाद हे झिरन ने मर्सिडीज बेंज जी वेगन के लिंक की खोज की। मो जीवे उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी लोहे की बाल्टियां दिखाई दी। और जैसे ही वह अविश्वास में था, 4 पहियों वाला एक और लोहे का बक्सा उसकी आंखों के सामने आ गया। इस बार वह पूरी तरह से अवाक रह गया। ट्रिनरान, यह क्या है? यह बात झिरन को बहुत बुरी लगी। उसके पास यह विचार था, लेकिन वह मो जीवे को इसके बारे में बताना भूल गई, जिसके परिणामस्वरूप मो जीवे एक कार को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। मो जीवे के स्तब्ध रूप को देखकर झिरन ने समझाने के लिए जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। इसे कार कहा जाता है। मैंने इसे ताओबाओ ब्राउज करते समय भी देखा था। कार, मो जीवे बता सकते थे कि यह बड़ा आदमी किसी प्रकार का वाहन था, लेकिन कार शब्द उनके लिए बहुत अपरिचित था। वह झिरन केवल धैर्यपूर्वक समझा सकता था। मैंने विवरण पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि इस कार को एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है, ताकि इसे जानवरों को खींचने की आवश्यकता के बिना बहुत तेज चलाया जा सके। और इसके अंदर बैठना भी बहुत आरामदायक है। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें वह समझा नहीं पाती अगर वह समझाती। उदाहरण के लिए, यह रहस्य कि वह एक प्रवासी थी। किसी समय यात्री की पहचान और स्थान की तुलना करते समय यह बहुत ही अकल्पनीय है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, वह किसी दूसरी दुनिया की आत्मा का एक टुकड़ा मात्र है, और हे झिरन को यकीन नहीं है कि क्या उसे इस युग के लोगों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए वह इस राज को हमेशा के लिए अपने दिल में ही दबाए रखना चाहती है। मो जीवे एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मूड ठीक कर लिया। उनकी पत्नी का स्थान आकाश के बहुत विपरीत है, विशेष रूप से ताओबाओ खजाना जो चीजें खरीद सकता है। हालांकि उसने इसे ध्यान से नहीं जांचा है, लेकिन वहां से खरीदी गई चीजों में से कौन सी चीज उसके संज्ञान को पलट नहीं देती है। ये सोचकर उसने जल्द ही लोहे का बड़ा बक्सा अपने सामने रख लिया। उसके सामने इतनी अजीब चीज होने पर मो जीवे उस पर नजर कैसे नहीं डाल सकता था। वह बड़े जी के पास आया, पहले खिड़की को हल्के से हाथ से छुआ, और फिर पूछा, रनरान, क्या यह ग्लास है? उसने झिरन ने सिर हिलाया। हाँ, यह कांच है। मो जीवे ने हेनरी से खरीदा हुआ गिलास देखा है, इसलिए उसे बहुत अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। मो जीवे को इधर उधर लड़खड़ाते हुए देखकर वह ऊपर चली गई और ध्यान से यहाँ के ऑपरेशन के बारे में बताया। मो जीवे के दिल में थोड़ा संदेह था। हालांकि उसकी पत्नी के पास इतनी जादुई जगह है, लेकिन उसने कभी उसकी अध्ययनकारों को नहीं देखा है।
वह कारों के बारे में इतना कैसे जानती है? हालांकि वह संदिग्ध था, फिर भी उसे सवाल न पूछने की आदत थी। आखिर पत्नी के शरीर पर थे बड़े राज। फिलहाल वह कार पर चढ़ने और उसे चलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह झिरन मो जियुए की उत्सुक उपस्थिति देख सकता था। पिछले जन्म में किस आदमी को कारें पसंद नहीं होंगी। खुद को कारों से ज्यादा परिचित न दिखाने के लिए हे झिरन ने जानबूझकर हर चाल चलने की कोशिश की। मो जियुए यात्री सीट पर बैठे और ध्यान से देखा और हर कदम को अपने दिल में दृढ़ता से याद किया। कुछ देर तक जानबूझकर घसीटने के बाद हे झिरन ने आखिरकार कार स्टार्ट कर दी। उसने अंतरिक्ष के खुले स्थान के चारों ओर कार चलाई और यात्री सीट पर उत्सुक मो जियुए द्वारा प्रतिस्थापित होने से पहले 2 चक्कर लगाए। यह कहना होगा कि मो जियुए में वास्तव में ड्राइविंग की प्रतिभा है। केवल 1 चक्कर के बाद वह पहले से ही कुशलतापूर्वक और बहुत तेजी से काम कर सकता है। ऐसे कौशल निश्चित रूप से यातायात से भरी आधुनिक सड़कों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह प्राचीन काल है। भविष्य में वे जिन सड़कों पर चलेंगे वे शहर के बाहर की भी कुछ सड़कें हैं। रात में आप मूलतः कोई पैदल यात्री नहीं देख सकते। हालांकि सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं, फिर भी उसने एक ग्रेट वॉल एसयूवी खरीदी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों की बात तो छोड़िए, अगर आप ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता भी अपना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मो जियुए को ड्राइविंग की भावना से पूरी तरह प्यार हो गया है। यह खच्चर गाड़ी चलाने से कहीं अधिक आरामदायक और आरामदायक है। इसके अलावा उसके नीचे की सीट नर्म और आरामदायक है और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। फिलहाल मो जियुए के दिल में जो निराशा अभी भी थी, उसे इस समय उत्साह से पूरी तरह से बदल दिया गया है। अनिच्छा से रुकने से पहले वह तब तक कार चलाता रहा जब तक कि उसमें भरा गैसोलीन पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। यदि उसे नहीं पता होता कि उस गैसोलीन को प्राप्त करना कितना कठिन है, तो मो जियुए निश्चित रूप से कुछ और चक्कर लगाता। दक्षिण झिंजियांग में परिवहन की व्यवस्था हो चुकी है और हे झिरन ने कुछ रेलगाड़ी भी तैयार किए हैं। उसने गू बुक में देखा था कि अधिकांश गू कीड़े रेलगाड़ी और उग्र आग की लिपटों से डरते थे। फ्लेमेथ्रोवर का उपयोग करने की तुलना में हे झिरन ने महसूस किया कि रेलगाड़ी अधिक सुविधाजनक था। जब वे दक्षिणी झिंजियांग पहुंचे तो वे अपने कपड़ों पर रेलगाड़ी छिड़क सकते थे ताकि उन्हें उन गू कीड़ों के करीब आने की चिंता न हो। यदि आवश्यक हो तो उन्हें पूरी तरह से मारने के लिए फ्लेमेथ्रोवर का भी उपयोग किया जा सकता है। जहां तक यात्रा की आपूर्ति और सूखे भोजन की बात है, हे झिरन ने केवल कवर करने के लिए कुछ तैयार किया। आखिरकार उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहती है और वह सड़क पर खराब खाने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सब कुछ तैयार है, बस परिवार के साथ प्रस्थान के समय पर चर्चा करने की प्रतीक्षा करें। हे झिरन के लिए दक्षिणी शिनजियांग जाना अत्यावश्यक नहीं था। उनके संज्ञान में, हालांकि दक्षिणी झिंजियांग फैनबैन छोटे देश से संबंधित था, यह दशुन के समान था। हर घर में चंद्र नववर्ष मनाया गया। उनकी ग्रेट वॉल एसयूवी की गति के साथ, भले ही सड़क खराब थी, उन्हें विश्वास था कि पहुंचने में 3 से 5 दिन लगेंगे। इस समय दक्षिणी झिंजियांग में जाने पर आम लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए घर पर थे और उपयोगी जानकारी लेने के लिए सड़क पर बहुत कम लोग थे। नए साल के दिन नाश्ते के बाद परिवार इकट्ठा हुआ और परिणाम पर चर्चा की कि सभी को उम्मीद थी कि वे लालटेन महोत्सव के बाद जाएंगे। वह झिरन इस बार से बहुत संतुष्ट था। हुआ यूं कि जो युवा खरगोश उसने पहले खरीदे थे वे बड़े हो गए थे और मादा खरगोश एक के बाद एक गर्भवती हो गई थी। ठंडा खरगोश का मांस और पेंडेंट बनाने के लिए उन नर खरगोशों का वध किया जा सकता है। नए साल से पहले तांग मिंगरुई अक्सर पूछने आते थे कि नया स्टॉक कब आएगा। पैसे कमाने के लिए एक और बैच बनाने के लिए नए साल के दौरान इस अवसर का लाभ उठाने का यह एक अच्छा समय था। मो यूनफे के वापस आने के बाद उन्होंने दक्षिणी शिनजियांग जाने के बारे में जो भी जानकारी खोजी थी वह पहले ही बता दी थी। परिवार ने अब उससे कोई सवाल नहीं पूछा और हर कोई अपने अपने मामलों में व्यस्त था। अब वह झिरन नर खरगोशों के वध की निगरानी कर रहा था और परिवार के सभी पुरुषों को काम में लगा दिया गया था। इस बार 100 नर खरगोश थे। खरगोशों की सावधानी पूर्वक खाल उतारने में लोगों को पूरी सुबह लग गई। दोपहर तक घर में नए साल का पहला मेहमान नहीं आया। मेंग हुआइनिंग अकेले आई, उसके हाथ में कई ऑल पेपर बैग थे, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। कारण सरल था, जब उसे एहसास हुआ कि उसे मो परिवार की लड़की से प्यार हो गया है, तो उसने तुरंत उन्हें सूचित करने के लिए घर पर एक पत्र लिखा। वो मो के परिवार के पास आकर प्रपोज करने का अवसर ढूंढने से पहले अपने परिवार की सहमति लेना चाहता था। अभी 2 दिन पहले ही उसे घर से एक पत्र मिला। जब परिवार के सदस्यों ने सुना कि उसे पूर्व ड्यूक मो के परिवार की लड़की से प्यार हो गया है, तो उन सभी ने अपना समर्थन व्यक्त किया।
हालांकि मो परिवार ने अब मना कर दिया, लेकिन वे सभी जानते थे कि क्या हो रहा था। उन्होंने मो परिवार के अनुभव के प्रति गहरी सहानुभूति भी व्यक्त की। मो परिवार के सभी ईमानदार लोग थे और उनका मानना कि जिस बेटी को उन्होंने बड़ा किया है वह भी अच्छी होगी। यदि यह विचार न किया गया होता कि कल नए साल की पूर्व संध्या थी, तो वह पहले आना चाहता। हालांकि मेंग हुआइनिंग का इरादा तुरंत प्रपोज करने का नहीं था। आखिरकार वह मो हेंग्यू के विचारों को नहीं जानता था। मो परिवार के इरादों की तो बात ही छोड़ दे। उसे डर था कि इस मामले का बिना सोचे समझे जिक्र करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेंग हुआइनिंग ने मो के घर अधिक बार आने और मो हेंग्यू से संपर्क करने का अवसर लेने का फैसला किया। जब मेंग हुआइनिंग आई तो मो भाइयों ने अस्थायी रूप से खरगोश की खाल उतारने का काम लियांग हाओ और अन्य को सौंप दिया और सभी भाई उसका मनोरंजन करने के लिए मुख्य घर आए। मेंग हुआइनिंग बहुत आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि न केवल मो परिवार के 5वें और 8वें भाई जीवित थे, बल्कि आज उसने एक जीवित तीसरे भाई को भी देखा। इससे उन्हें 2 बार सोचना पड़ा। मो परिवार के साथ क्या चल रहा था। मृत व्यक्ति एक के बाद एक जीवित हो उठे, जो बहुत अकल्पनीय था। इससे मेंग हुआइनिंग को भी यह विचार आया कि मो भाई सभी जीवित हो सकते हैं। जहां तक सवाल है कि मो भाई कैसे मरे और वापस जीवित हो गए, यह सवाल संवेदनशील था और मेंग हुआइनिंग के लिए अभी भी यह न पूछना बहुत समझदारी थी। लेकिन वह वास्तव में अपने दिल की गहराइयों से मो परिवार के लिए खुश था। कुछ देर बातचीत करने के बाद मेंग हुआइनिंग ने अपने द्वारा लाए गए उपहार निकाले। यह कहना होगा कि मेंग हुआइनिंग ने वास्तव में सब कुछ सावधानीपूर्वक किया। उन्होंने मो परिवार के एकमात्र बुजुर्ग बूढ़ी महिला मो को जो दिया, वह उनके शरीर को पोषण देने के लिए पुराने जंगली जिनसेंग का एक डंठल था। उसने अपनी भाभीियों के लिए जो तैयार किया वह यूनचेन की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान से ओसमंथस केक था और मो भाइयों के लिए यह नए साल से पहले उसके परिवार द्वारा भेजी गई चाय की पत्तियां थीं। अंत में मेंग हुआइनिंग ने एक अति सुंदर छोटा कपड़े का थैला निकाला। अंदर वास्तव में एक लंबे कान वाला खरगोश का पेंडेंट था। मो हन्यू के लिए एक सार्थक उपहार चुनने के लिए मेंग हुआइनिंग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विशेष रूप से मेंग एन को यह जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा कि इन दिनों युवा महिलाओं को कौन सी चीजें पसंद है। मेंग एन को जो पता चला वह यह था कि हाल ही में, चाहे यूनचेंग में हो या आसपास की काउंटियों में, धनी परिवारों की युवा महिलाओं को इन पेंडेंट में से एक को खरीदने में सक्षम होने पर गर्व था। हालांकि तांग मिंगरुई के पास फिलहाल कोई स्टॉक नहीं है। मेंग हुआइनिंग काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में अपने पद का लाभ उठाकर बमुश्किल इसे हासिल करने में सफल रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए प्रीमियम कीमत भी खर्च की। लोग उन्हें 12 टेल्स प्रत्येक पर खरीद रहे थे, लेकिन एक हाथ पाने के लिए उन्हें 24 टेल्स का भुगतान करना पड़ा। इस लंबे कान वाले खरगोश के पेंडेंट को देखकर मो परिवार के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। सभी मो भाई एक दूसरे की ओर देख रहे थे, हंसना चाहते थे लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। निंदे भी वैसी ही थी, और जब उन्होंने सुना कि मेंग हुआइनिंग ने इस पेंडेंट को खरीदने के लिए 24 टेल्स खर्च किए हैं, तो उन सभी ने हंसने से बचने की कोशिश करते हुए अपना मुंह ढक लिया। मेंग हुआइनिंग ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ हद तक असमंजस में उसने पूछा, भाइयों और बहनों, मुझसे गलती कहाँ हुई? यह देखकर कि मेंग हुआइनिंग ने उसके लिए यह पेंडेंट खरीदने में गलत तरीके से पैसे खर्च किए, मो हन्यू का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने शर्मनाक तरीके से समझाया। मास्टर मेंग, यह लंबे कान वाला खरगोश पेंडेंट मेरे और मेरी भाभीियों द्वारा बनाया गया था। यह सुनकर मेंग हुआइनिंग के चेहरे पर अविश्वास साफ हो गया। लेकिन मो हन्यू की शुद्ध, मासूम आंखों में देखते हुए उसने धीरे से पूछने की पूरी कोशिश की, मिस मो, का मतलब है कि ये पेंडेंट आपके द्वारा बनाए गए थे? मो हन्यू ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, हमारा परिवार खरगोशों को पालता है। इसे भूरे रंग के खरगोश की खाल का उपयोग करके बनाया गया था। मेंग हुआइनिंग को पता था कि मो परिवार खरगोशों को पालता है। उसने सोचा कि यह खरगोश का मांस बेचकर पैसे कमाने के लिए है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे फर का इतना उपयुक्त उपयोग करेंगे। परिवार की सबसे छोटी बेटी के रूप में मो हन्यू को हर कोई बहुत चाहता था। उनके द्वारा बनाए गए पेंडेंट को देखकर नन्ही मिस बहुत खुश हुई। प्रत्येक भाभी ने उसके लिए हर रंग में से एक रखा था। मो हन्यू थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में वापस गई और जल्द ही विभिन्न रंगों में 7 लंबे कान वाले खरगोश पेंडेंट वापस ले आई। उसने उन्हें मेंग हुआइनिंग के सामने प्रदर्शित किया। कृपया देखें, मास्टर मेंग, मेरे पास अलग अलग रंगों के 7 पेंडेंट हैं। मेंग हुआइनिंग स्तब्ध थी। उसने बड़ी मेहनत से मो हन्यू के लिए एक विशेष उपहार चुना था, लेकिन अंत में उसने जो चुना वह मो परिवार द्वारा स्वयं बनाया गया कुछ निकला।
इसके अलावा उन्होंने इसे खरीदने के लिए दोगुनी से भी ज्यादा कीमत चुकाई थी। यह सोचते हुए मेंग हुआनिंग के मूल रूप से गोरे चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी उभर आई। यह उपहार सचमुच उल्टा पड़ गया। उन्होंने मेंग एन पर इसे खरीदते समय स्पष्ट रूप से पूछताछ नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें ऐसी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। मेंग हुआनिंग की बेचैनी देखकर मो जियुए को एहसास हुआ कि उसकी बहन ने 7 रंगीन पेंडेंट निकालकर आग पर तेल डाला है। अगर वह माहौल को शांत करना भी चाहे तो भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिरकार वो ओल्ड लेडी मो ही थी जिन्होंने संक्षिप्त चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले बात की। हालांकि ये लंबे कान वाले खरगोश पेंडेंट हमारे मो परिवार से आए थे, लेकिन इनकी मात्रा हमेशा सीमित रही है। जो लोग इसे खरीदने में असफल रहे उनमें से कई ने इनके लिए उच्च कीमतों की पेशकश की। हन्यू के लिए ऐसा उपहार चुनने के लिए मास्टर मेंग ने वास्तव में इस पर बहुत विचार किया था। सबसे बड़ी भाभी ने भी साथ दिया। यह सही है, आप बता सकते हैं कि मास्टर मेंग ने इस उपहार को चुनने में बहुत सावधानी बरती है। यह वस्तु इस समय शहर की युवा महिलाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। मेंग हुआनिंग के मुंह का कोना हिल गया क्योंकि उसने उन्हें जो संकेत दिया था उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने कहा, जब यह अधिकारी एक उपहार का चयन कर रहा था तो मैंने उस समय ऐसा ही सोचा था। चूंकि यह पेंडेंट मो परिवार से आया था, इसलिए इसे उपहार के रूप में नहीं गिना जाता। यह अधिकारी मिस मो को मुआवजे के रूप में देने के लिए और भी बेहतर वस्तु की तलाश करेगा। मो हन्यू ने तुरंत अपने हाथ लहराए, कुछ हद तक शर्मिंदा होकर कहा, मास्टर मेंग को परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। मुझे वास्तव में यह उपहार पसंद है। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने अपने मूल साथ के साथ लाए गए मेंग हुआनिंग के पेंडेंट को रख दिया। इस तरह यह और भी बेहतर है, मेरे पास एक अतिरिक्त प्यारा पेंडेंट है। जैसे ही छोटी लड़की बोल रही थी, उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उत्तर पश्चिमी चीन में राजधानी शहर में अमीर परिवार सख्त रीति रिवाजों का पालन करते थे। युवा महिलाएं घर के बाहर से आए पुरुष मेहमानों के सामने नहीं आएंगी। मेंग हुआनिंग पहली बाहरी व्यक्ति थी जिसके साथ मो हन्यू ने इतनी करीब से बातचीत की थी जब वह छोटी थी। खासतौर पर इसलिए क्योंकि मेंग हुआनिंग का स्वभाव असाधारण था, जिससे मो हन्यू का दिल उसे देखते ही धड़कने लगता था। सिर पर बैठी, ऐसा लग रहा था कि ओल्ड लेडी मो ने भी कुछ देखा है। वह उठी और मो हन्यू को बुलाया, हन्यू, माँ के साथ पीछे के आंगन में चलो। मो हन्यू ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी माँ का अनुसरण किया। बाहर निकलते ही ओल्ड लेडी मो की अभिव्यक्ति तुरंत सख्त हो गई। उसने मो हन्यू की ओर देखा। यह लड़की विवाह योग्य उम्र तक पहुंच गई थी। यदि यह मो परिवार की कृपा से पतन के लिए नहीं होता, तो उसने पहले से ही राजधानी शहर में उसके लिए एक अच्छे परिवार से एक उपयुक्त लड़का ढूंढने की योजना बना ली होती। अब उत्तर पश्चिमी चीन में मो परिवार की एक बार की प्रतिष्ठित स्थिति खत्म हो गई थी। वे अब सिर्फ आम लोग थे। मो हन्यू की शादी वास्तव में ओल्ड लेडी मो के दिमाग में एक कठिन मामला बन गया था। हालांकि उसने सामाजिक स्थिति को उतना महत्व नहीं दिया, खासकर जब से मो परिवार का पतन पहले ही हो चुका था। एक मां के रूप में वह अभी भी ईमानदारी से नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक किसान से शादी करे। आखिरकार मो हन्यू जब छोटी थी तभी से वह अच्छी तरह से शिक्षित थी, यहाँ तक कि वह संगीत, वाद्ययंत्र, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग में भी कुशल थी। अभी के लिए स्थिति के बारे में भूल जाओ। पूरी तरह से अलग अलग वातावरण में एक साथ रहने वाले दो बच्चों को निश्चित रूप से एक दूसरे को स्वीकार करने में कई समस्याएं होंगी और उस तरह के जीवन में हन्यू को संभवतः खुशी नहीं मिलेगी। अभी अभी ओल्ड लेडी मो ने मो हन्यू को देखते हुए अनजाने में मेंग हुआनिंग की बमुश्किल छिपी हुई कोमल चमक को पकड़ लिया था। अपने अनुभव से उसने निर्णय लिया कि मेंग हुआनिंग के मन में उसकी बेटी के लिए भावनाएं थी। ऐसा लगता था कि उनकी बेटी भी मेंग हुआनिंग को नापसंद नहीं करती थी। हालांकि मो परिवार अब कठिन समय से गुजर रहा था, लेकिन मेंग परिवार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। मेंग हुआनिंग केवल 7वीं रैंक की मजिस्ट्रेट थी। उनके परिवार ने भी मना कर दिया था। इसलिए ओल्ड लेडी मो को यह महसूस नहीं हुआ कि मेंग हुआनिंग से शादी करने वाली मो हन्यू अपने पद से बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। इसके विपरीत यह एक अच्छा मैच था। यही सोचकर वो इन दोनों युवाओं की इच्छा पूरी करने को तैयार थी। हालांकि इस प्रकार के मामलों में पुरुष पक्ष को पहले पहल करनी चाहिए। भले ही वह अपनी बेटी की शादी मेंग हुआनिंग से कराने का इरादा रखती हो, लेकिन वह दूसरों के सामने ऐसा संकेत नहीं दे सकती थी। लेकिन उससे पहले बूढ़ी महिला मो अभी भी अपनी बेटी के विचारों को समझना चाहती थी। मो हन्यू का दिल और दिमाग सरल था। उसने यह नहीं सोचा कि उसकी माँ उसे बाहर क्यों लाएगी। माँ और बेटी कमरे में लौट आईं।
मो हन्यू ने सावधानी पूर्वक उन पेंडेंट को उनके मूल स्थानों पर वापस रख दिया, फिर पीछे के आंगन में मदद के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उसे जाते हुए देखकर बूढ़ी औरत मो ने तुरंत उसे रोका। हन्यू, माँ से बात करो। मो हन्यू ने जो कहा गया उसे सुना और वापस अपनी माँ के पास बैठ गई। माँ हन्यू से क्या कहना चाहती है? अपनी बेटी को दिन पर दिन और अधिक सुंदर होते देख बूढ़ी महिला मो आगे बढ़ी और उसके चिकने बालों को सहलाया। मेरी हन्यू और अधिक सुंदर होती जा रही है। अपनी माँ की प्रशंसा से प्रसन्न होकर मो हन्यू ने शर्म से कहा, माँ ने मुझे जन्म दिया, इसलिए निश्चित रूप से मैं सुंदर होऊंगी। बूढ़ी महिला मो ने प्यार से अपनी बेटी के गले में हाथ डाला और धीरे से कहा, माँ को याद है कि राजधानी में प्रमुख परिवारों के लड़के हन्यू को प्रपोज करने के लिए मो परिवार का दरवाजा खटखटाते थे। उस समय माँ हमेशा आपको चुनने में सावधानी से मदद करना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि हमारे मो परिवार को ऐसी अप्रत्याशित आपदा का सामना करना पड़ेगा जिससे आपकी शादी में देरी हुई है। जब उसकी माँ ने उसकी शादी का मुद्दा उठाया तो मो हन्यू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसी समय उसके दिमाग में एक व्यक्ति की छवि कौंध गई। उस व्यक्ति का आचरण सुंदर और आलीशान था, जिसमें राजधानी के युवा आकाओं की तुलना में कहीं अधिक न्याय की सहज भावना थी। मो हन्यू को नहीं पता था कि मेंग हुआइनिंग उसके विचारों में क्यों आती है, न ही उसका दिल तेजी से क्यों धड़क रहा है। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मो हन्यू ने जानबूझकर अपना सिर अपनी माँ के कंधे पर रख दिया ताकि वह उसकी अभिव्यक्ति न देख सके। माँ, हन्यू शादी नहीं कर रही है। मैं घर पर रहूंगा और जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। बूढ़ी औरत मो हंसी। मूर्ख लड़की, एक युवा महिला के लिए शादी न करना उचित नहीं होगा। मो हन्यू ने चिल्लाया। लेकिन माँ, हन्यू हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती है। बूढ़ी महिला मो ने मो हन्यू की पीठ थपथपाई और उसका स्वर थोड़ा और गंभीर हो गया। माँ मास्टर मेंग के बारे में बहुत सोचती हैं। आप क्या सोचते हैं? उसका नाम सुनकर मो हन्यू का धड़कता हुआ दिल फिर से हिल गया। उसने अपना सिर ओल्ड लेडी मो के आलिंगन में गहराई से छिपा लिया। माँ, तुम मुझ जैसी जवान औरत से ऐसी बात कैसे पूछ सकती हो? अपनी बेटी की प्रतिक्रिया सुनकर बूढ़ी औरत मो पूरी तरह से समझ गई। उसकी मासूम बेटी भी मास्टर मेंग को अच्छी दृष्टि से देखती थी। अब जब वह अपनी बेटी की भावनाओं को जानती थी तो ओल्ड लेडी मो को कोई जल्दी नहीं थी। फिर भी इसे पहल करने वाले आदमी पर निर्भर रहना होगा। जहां तक अंतिम परिणाम की बात है, यह उन दोनों के बीच भाग्य पर निर्भर करेगा। पुरुष कमरे में बातें कर रहे थे, जबकि हे झिरन महिलाओं को ठंडे खरगोश के मांस के व्यंजन बनाने के लिए रसोई में ले गया। साल के इस समय ताजा खरगोश के मांस से सबसे अच्छा ठंडा व्यंजन बनता है। मेंग हुआइनिंग के मो परिवार में आने का मुख्य कारण यह था कि वह मो हन्यू को और अधिक देखना चाहता था। लेकिन जानबूझकर या नहीं, उसने पूरे दिन अपना चेहरा नहीं दिखाया था। वास्तव में मो हन्यू आलसी प्रकार का नहीं था। आमतौर पर जब उसकी नंदें व्यस्त होती तो वह मदद करती। लेकिन आज यहाँ मेंग हुआइनिंग के साथ उसे बाहर आने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो पूरी दोपहर अपने कमरे में दुबकी रही और औषधीय जड़ी बूटियों पर किताब पढ़ती रही जो उसकी नौवीं भाभी ने उसे दी थी। रात के खाने के समय तक मो हन्यू ने अंततः अपनी किताब रख दी और अपने कमरे से बाहर चली गई। मो परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्य घर में पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ भोजन किया जाता था, भले ही एक ही मेज पर नहीं। मो हन्यू ने अजीबता से बचने के लिए जानबूझकर पुरुषों की मेज से दूर बैठने के बारे में सोचा था। लेकिन उसकी मिलनसार दूसरी भाभी ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया, जो पुरुषों की मेज के सबसे करीब थी। मो हन्यू मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी भाभियां बहुत तेज थीं। चूंकि अन्य सभी सीटें पहले ही ले ली गई थी, उसके पास अनिच्छा से वहां बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि रात के खाने के लिए सभी व्यंजन हे झिरन द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण लंबे समय से प्रतीक्षित ठंडे खरगोश के मांस के व्यंजन थे। आमतौर पर मेंग हुआइनिंग को मो परिवार में खाना सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन आज मो हन्यू के विचारों में व्यस्त रहने के कारण वह भोजन के दौरान कुछ हद तक विचलित था। जबकि अन्य लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि क्यों समझदार बूढ़ी महिला मो को अच्छा अनुमान था। रात के खाने के बाद चाय पीते समय बूढ़ी महिला मो जानबूझकर पीछे रुकी और लापरवाही से कुछ सवाल पूछे। अगर मुझे सही से याद है तो मास्टर मेंग के आपके परिवार में 2 बड़े भाई होने चाहिए। ओल्ड लेडी मो को मेंग परिवार की स्थिति के बारे में काफी जानकारी थी, क्योंकि मेंग हुआनिंग के पिता की पीढ़ी उनके सहकर्मी थे। वे वर्षों पहले राजधानी में अधिकारी के रूप में भी परिचित थे। इतने सीधे तौर पर पूछे जाने पर आमतौर पर स्पष्टवादी मेंग हुआइनिंग भी थोड़ी घबरा गई, जैसे कि वह अपनी भावी सास से मिल रही हो। बूढ़ी औरत, कृपया मुझे हुआइनिंग कहकर बुलाएं।
समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे 2 बड़े भाई हैं जो इस समय घर वापस आकर हमारे माता पिता की देखभाल कर रहे हैं। बूढ़ी औरत मुंहफट थी। उसने मेंग हुआइनी को ऐसे देखा जैसे वह युवा पीढ़ी का हो और शिष्टाचार के कारण उसे केवल औपचारिक रूप से संबोधित किया। ऐसी स्थिति में मैं अब से तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद बूढ़ी औरत मो ने पूछना जारी रखा, आपके बड़े भाइयों की शादी हुए बहुत समय हो गया है, नहीं? मेंग हुआइनी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मेरे 2 बड़े भाइयों की शादी मेरे माता पिता की व्यवस्था के तहत जल्दी हो गई थी। वे पहले से ही पिता हैं। बूढ़ी औरत मो ने आह भरी। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। जब मैं राजधानी में था मैंने तुम्हारे बड़े भाइयों को देखा जो अभी लड़के थे, और अब वे पहले से ही पिता बन चुके हैं। जब ओल्ड लेडी मो ने अपने भाइयों का जिक्र किया तो मेंग हुआइनी को उम्मीद थी कि वह उनके बारे में भी पूछेगी ताकि उन्हें अपनी स्थिति व्यक्त करने का मौका मिल सके। लेकिन आधे दिन तक इंतजार करने के बाद ओल्ड लेडी मो ने आगे नहीं पूछा। यदि यह कोई अन्य मामला होता तो मेंग हुआइनी इधर उधर भटकने वालों में से नहीं थी। वह सीधे अपनी बात कह देते। लेकिन जब बात उनके सबसे महत्वपूर्ण निजी मामले की आई तो वह डरपोक हो गए। अफसोस की बात है, जब अंततः मो परिवार के बुजुर्ग के साथ संवाद करने का अवसर मिला तो उन्होंने एक भी महत्वपूर्ण शब्द नहीं कहा। बूढ़ी महिला मो ने यह भी देखा कि जब अपनी शादी की बात आई तो युवक अभी भी कुछ हद तक आरक्षित था। वह पहले ही इस विषय को उठाने की पहल कर चुकी थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। चूंकि यह मामला था, मो हन्यू के साथ उसकी संभावनाएं अब केवल भाग्य पर निर्भर हो सकती थी। आखिर वह एक मेहमान था। समय देर से बढ़ने के साथ मेंग हुआइनी के पास स्वाभाविक रूप से रुकने का कोई कारण नहीं था। एक कप चाय पीने के बाद उसने अनिच्छा से उन्हें विदा किया। अंततः सभी 100 खरगोशों को ठंडे व्यंजनों में बदलने से पहले महिलाओं ने देर रात तक काम किया था। अगली सुबह उन्हें पैक करने के बाद मो जियुए उन्हें सीधे तांग मिंगरुई के घर पहुंचाने वाले थे। जैसा कि किस्मत में था, हर बार ठंडे खरगोश के व्यंजन खच्चर गाड़ी पर लादने के तुरंत बाद तांग मिंगरुई उपहारों के साथ उनके दरवाजे पर आ जाते थे। इस बार उनके साथ तांग मिंगिक्सिन भी थे झिरन के मरहम की वजह से छोटी लड़की के चेहरे पर चिकन पॉक्स के निशान का कोई निशान नहीं दिखा। उसका स्वरूप अभी भी पहले जैसा उत्साही और प्यारा था। तांग मिंगरुई को देखकर मो जियुए को पता चल गया कि उसे अब यात्रा नहीं करनी है। वह पहले तांग मिंगरुई को मुख्य घर में ले गया, फिर उसे रात भर में बड़ी मात्रा में ठंडे खरगोश के व्यंजन तैयार करने के बारे में बताया। तांग मिंगरुई पूरी तरह से नए साल की यात्रा पर आए थे और उन्हें इस बार इतना अच्छा आश्चर्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक उभरते युवा व्यापारी के लिए व्यवसाय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत अपनी बहन को छोड़ दिया और उन ठंडे खरगोश के व्यंजनों की जांच करने के लिए चला गया। बड़े लाभ के लिए उन्हें जल्द ही शहर में लाने के लिए उत्सुक था। छोटी महिला मेहमान को देखकर मो हन्यू ने उसे खेलने के लिए अपने कमरे में लाने की पहल की। तांग मिंगरुई ने मूल रूप से एक दिन के लिए मो परिवार में रुकने की योजना बनाई थी। इस समय लोग घर पर ही नए साल का जश्न मना रहे थे। उनके पास करने के लिए अधिक व्यवसाय नहीं था, इसलिए यह एक दुर्लभ अवकाश का समय था जो दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि उन ठंडे खरगोश के व्यंजनों का जायजा लेने के बाद वह शांत नहीं बैठ सका। वह नए साल के दौरान अधिक चांदी बेचने के लिए दोपहर से पहले उन ठंडे खरगोश के व्यंजनों को शहर में ले जाना चाहता था। उन्होंने तांग मिंगक्सिन को साथ छोड़ने के लिए बुलाया। अप्रत्याशित रूप से जब तांग मिंगक्सिन मो हन्यू से बाहर आई तो वह वास्तव में एक रोएदार चीज को गले लगा रही थी जो एक पिल्ला से भी बड़ी दिख रही थी। रोएदार चीज पर फर लंबा था। उसके कान भी उसके सिर के दोनों ओर झुके हुए थे क्योंकि वे बहुत लंबे थे। यदि खरगोश नहीं हिला होता तो तांग मिंगरुई ने सोचा होता कि यह मो परिवार द्वारा बनाई गई एक नई तरह की गुड़िया है। तांग मिंगिक्सिन ने मुस्कुराहट के साथ अंगोरा लोप खरगोश को गले लगाया जिससे उसकी आंखें झुक गईं। बड़े भाई, देखो, बहन हन्यू ने मुझे एक बड़ा खजाना दिया है। तांग मिंगरुई लंबे समय से अपनी बहन की बाहों में रोएदार चीज से आकर्षित था। उसने पास जाकर देखा और पूछा, क्या यह खरगोश है? तांग मिंगिक्सिन ने जोर से सिर हिलाया, हाँ, यह सिस्टर हन्यू की प्रियतमा है। उसने उदारतापूर्वक मुझे एक दिया। तांग मिंगरुई को पता था कि मो परिवार खरगोश पालता है। वह पहले भी देखने के लिए पिछवाड़े के खरगोश शेड में गया था, लेकिन वे आम जंगली खरगोशों की तुलना में अधिक अच्छे दिखने वाले थे और इस खरगोश के साथ उनकी कोई तुलना नहीं थी। अगर यह कहा जाए कि यह खरगोश भी मांस खाता था तो तांग मिंगरुई निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे।
वह जानता था कि मो परिवार द्वारा पाले गए सभी खरगोशों की देखभाल आंटी जीव द्वारा की जाती थी, इसलिए उसने हे झिरन से पूछा, आंटी जीव, क्या आपने इस खरगोश को भी पाला है? उन्होंने झिरन ने मूल रूप से नए साल के बाद अंगोरा लोप खरगोश व्यवसाय के बारे में बात करने की योजना बनाई थी। आखिरकार वे नवजात शिशु खरगोश अभी भी बहुत छोटे थे और उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए दूध छुड़ाना होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंगोरा लोप खरगोश जिसे मोहन्यू ने हमेशा संजोकर रखा था, वह आज इतनी उदारता से किसी को दे देगी। चूंकि तांग मिंगरुई ने इसे पहले ही देख लिया था, उसने सरलता से समझाया, इसे अंगोरा लोप खरगोश कहा जाता है। हम जो आभूषण बनाते हैं उसका प्रोटोटाइप खरगोश की यह नस्ल है। इस प्रकार के खरगोश की उपस्थिति सुंदर होती है और यह बहुत मिलनसार होता है। यह पालतू जानवर के रूप में अधिक उपयुक्त है। हे झिरन के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद तांग मिंगरुई ने सावधानी पूर्वक अपनी बहन के हाथों से अंगोरा लोप बन्नी को लिया और उसकी सावधानी पूर्वक जांच की। अंगोरा लोप खरगोश की अनोखी आकृति का उल्लेख नहीं किया गया है। बस इस मूर्खतापूर्ण सुंदर उपस्थिति के आधार पर, यहाँ तक वह एक वयस्क व्यक्ति को भी यह बहुत पसंद आया। यदि ऐसे खरगोशों को बाजार में बेचा जाता तो आय निश्चित रूप से काफी होती। बेशक ऐसे व्यवसाय को अभी भी अमीर खरीदार ढूंढने होंगे। भाभी मो, क्या आप ऐसे खरगोश बेचती हैं? बेचो, बेशक बिक जाएंगे, उन्होंने झिरन ने बहुत सीधा जवाब दिया। ऐसा उत्तर सुनकर ऐसा लगा कि तांग मिंगरुई पहले से ही अनगिनत नोटों को अपनी ओर उड़ते हुए देख सकता था। उसे याद आया कि जब वह छोटा था और अपने पिता के साथ व्यापार के लिए जियांगन गया था, तो एक अमीर परिवार ने अलग अलग रंग की आंखों वाली एक या दो सफेद लंबे बालों वाली बिल्लियों को पाला था। ऐसा कहा गया था कि चूंकि बिल्ली एक विशेष शक्ल वाली थी और बेहद दुर्लभ थी, इसलिए अमीर आदमी ने इसे खरीदने के लिए हजारों का सोना खर्च किया था। हालांकि यह सिर्फ एक खरगोश था, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल उस बिल्ली से मिलती जुलती थी। यदि वह किसी ऐसे खरीदार से मिल सकता है जो वास्तव में इसकी सराहना करता है, तो उसने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वह इसे हजारों सोने की आसमान छूती कीमत पर बेच सकता है, लेकिन हजारों चांदी की समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक ऐसे व्यवसाय को अभी भी अमीर खरीदार ढूंढने होंगे। आंटी जीयू, क्या आप मुझे इनमें से एक या दो खरगोश अपने साथ लाने के लिए दे सकती हैं? नए साल के 5वें दिन के बाद मैं अमीर खरीदारों को खोजने के लिए प्रांत जाने की योजना बना रही हूँ। तांग मिंगरुई को अमीर खरीदारों का जिक्र सुनकर झिरन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह खरगोश को भारी कीमत पर बेचने का इरादा रखता है। इस संबंध में उसे पूरे दिल से इसका समर्थन करना पड़ा। हालांकि हे झिरन अपने दिल में इस विचार से सहमत थी कि अंगोरा लोप खरगोशों को पालतू जानवरों के रूप में बेचा जाएगा। पालतू जानवर रखना अन्य सामान खरीदने से अलग है। बहुत से लोग उन्हें छोटी उम्र से ही पालना पसंद करते हैं ताकि इंसानों और पालतू जानवरों के बीच भावनाएं और गहरी हो सके। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मोहन्यू ने हमेशा इन अंगोरा लोप खरगोशों को खजाने के रूप में पाला था, इसलिए उसके मन में उनके लिए गहरी भावनाएं होनी चाहिए। यदि कुछ महीनों तक पाले गए उन वयस्क खरगोशों को पैसे के बदले बाहर ले जाया जाता, तो छोटी लड़की को निश्चित रूप से बुरा लगता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हे झिरन ने समझाया, इस समय हमारे परिवार में ऐसे बहुत से खरगोश नहीं हैं और कई पहले ही जन्म दे चुके हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 20 दिनों में वे बच्चे स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं। भाई टैंग, आप उस समय सीधे शिशु खरगोशों को बेचने पर विचार क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि यह लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य होगा। जब उसने खरगोश के बच्चों का जिक्र किया, तांग मिंगक्सिन अचानक मुस्कुरा उठी। उसने पहले ही देखा था कि सिस्टर हन्यू के घर पर वे कितने प्यारे थे। फिर उसने अपने बड़े भाई को बताया कि वे खरगोश के बच्चे कितने प्यारे थे। भाई, तुमने देखा नहीं कि वे सभी खरगोश के बच्चे सफेद थे, हर एक छोटे मीटबॉल की तरह था। अगर सिस्टर हन्यू को चिंता नहीं होती कि वे खरगोश बहुत छोटे थे और मैं उन्हें पाल नहीं पाऊंगा, तो वह निश्चित रूप से मुझे एक बच्चा खरगोश देती। अपनी बहन का वर्णन सुनने के बाद तांग मिंगरुई और भी अधिक प्रलोभित हो गया। आंटी जीयू, क्या मैं उन छोटे खरगोशों को देख सकता हूँ? चाहे कुछ भी हो, उसे स्पष्ट रूप से देखना था कि ये छोटे खरगोश कैसे दिखते हैं। भले ही वह तुरंत व्यवसाय नहीं कर सका, कम से कम जब वह भविष्य में अमीर लोगों से मिलेगा तो वह इसका वर्णन कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि मोहन्यू ने बाहर की हलचल सुनी होगी। जैसे ही तांग मिंगरुई ने बोलना समाप्त किया, वह एक खरगोश के बच्चे को पकड़कर बाहर चली गई। भाई टैंग, कृपया देख लें। यह एक अंगोरा लोप बेबी खरगोश है। सफेद क्यूटनेस की ऐसी गेंद ने तांग मिंगरुई का दिल पिघला दिया। यह छोटा लड़का वास्तव में प्यारा है।
जब उसके खरगोशों के प्यारे होने की बात आई तो मोह हन्यू की सुंदर पूंछ आसमान की ओर मुड़ने वाली थी। बेशक, मैं उनकी अच्छी देखभाल करता हूँ। लड़की का शरारती रूप देखकर तांग मिंगरुई को अचानक लगा कि वह छोटे खरगोश से भी अधिक प्यारी है। अनजाने में वह कुछ हद तक स्तब्ध था। उन्होंने झिरन ने एक नजर में तांग मिंगरुई की असामान्यता को नोटिस किया। उसने हल्के से खांसते हुए याद दिलाया, भाई टैंग, इन खरगोशों को जन्म देने के 20 दिन बाद बेचा जा सकता है। तांग मिंगरुई को भी अपने अनुचित विचार वापस आ गए और उसने गंभीरता से कहा, ठीक है, 20 दिन बाद मैं अंगोरा लोप खरगोशों को लेने आऊंगा। छोटे लोप खरगोशों ने एक बैच भी पैदा किया, बस समय अवधि कम थी और छोटे खरगोश अभी भी हवा को संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उसने मोह हन्यू को तांग मिंगरुई को देखने के लिए एक वयस्क खरगोश पकड़ने दिया। इन दो प्रकार के खरगोशों की सुंदर उपस्थिति ने तांग मिंगरुई के संज्ञान को पूरी तरह से विकृत कर दिया। बड़े बच्चे पिल्लों जैसे दिखते थे और छोटे बच्चे हथेली से थोड़े ही बड़े थे। यह तो बहुत प्यारा था। आंटी जीयू, मैं निश्चित रूप से इन खरगोशों को उस कीमत पर बेचूंगा जो आपको संतुष्ट करेगी। तांग मिंगरुई के यह कहे बिना भी वह झिरन उसके दिल में बहुत स्पष्ट थी। आखिरकार यह पहली बार नहीं था कि दोनों ने व्यवसाय पर एक साथ काम किया था। विशेष रूप से हे झिरन के लिए, जो व्यवसाय संचालन को नहीं समझती थी, वह तांग मिंगरुई की व्यावसायिक प्रतिभा के बारे में बहुत सोचती थी। ठीक है, समय आने पर उन्हें अपनी योजना के अनुसार बेच देना। खरगोश उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बेशक, नर अंगोरा लोप खरगोश और नर मिनिएचर लोप खरगोश जिसे उसने बेचने का फैसला किया था, केवल बेचे जा सकते थे। मादाओं को बेचा नहीं जा सकता था और उन्हें बाहर निकलने से रोकने के लिए देखभाल करनी पड़ती थी। दूसरों द्वारा उन्हें प्रजनन के लिए ले जाने और उसके व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचने का यही एकमात्र तरीका था। नए साल के दौरान तांग मिंगरुई के लिए ठंडे खरगोश के मांस का व्यवसाय वास्तव में फल फूल रहा था। वह लगातार 3 बार मो परिवार से सामान लेने आया और सारा सामान बिक गया। मो परिवार के लिए जीवन हमेशा की तरह चल रहा था और लालटेन महोत्सव के तुरंत बाद मो जियुए और हे झिरन पहले चंद्र महीने के 16वें दिन दक्षिणी सीमा के लिए जाने के लिए तैयार हुए। मो चुहान ने उनकी आगे की लंबी यात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उन्हें यमन से एक घोड़ा उधार लेने में मदद की। मेंग हुआइनिंग ने अनुमान लगाया कि मो जियुए और उनकी पत्नी शहर छोड़ सकते हैं और उन्होंने इस पर आंखें मूंद ली। योजना राइस बॉल के साथ दक्षिणी बॉर्डरलैंड जाने की थी। जब हे झिरन बाहर गई तो उसने छोटे लड़के को पकड़ रखा था। मो जियुए पहले घोड़े पर चढ़े, फिर अपनी पत्नी को ऊपर खींच लिया। राइस बॉल अपने मालिक के सामने आज्ञाकारी होकर बैठ गया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे 3 लोगों का परिवार किसी यात्रा पर जा रहा हो। ओल्ड मैडम मो के कुछ उपदेशों के बाद युगल राइस बॉल के साथ दक्षिणी बॉर्डरलैंड के लिए रवाना हुए। राइस बॉल पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए हे झिरन ने परिवार की नजरों से दूर होकर छोटे लड़के को अंतरिक्ष में भेज दिया। सुबह दोनों निकल पड़े। जी वैगन को खोलने के लिए उन्हें रात होने तक इंतजार करना पड़ा, इसलिए उन्हें दिन के दौरान अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी पड़ी। इसलिए यूं शहर छोड़ने के बाद उन्हें आधिकारिक सड़क पर विरल आबादी वाली जगह मिली और आराम करने के लिए उस जगह में प्रवेश किया। जब तक अंतरिक्ष में बड़ी घड़ी ने रात के 1 बजे नहीं दिखाए, तब तक वे जी वैगन को पूरी तरह से ईंधन से भरकर आधिकारिक सड़क पर नहीं लाए। प्राचीन समय में इस समय पहले से ही गहरी रात हो चुकी होती थी और दोनों तरफ की आधिकारिक सड़क पर कोई भूत न होने के कारण अंधेरा था। इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कार को कोई देख लेगा। रात को सड़क चिकनी थी। जी वैगन पूरी रात लगातार चलती रही। हालांकि सड़क पर यात्रा करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन घोड़े की सवारी की तुलना में यह बहुत तेज था। मो जियुए, एक नौसिखिया ड्राइवर, बस गाड़ी चलाने का आदी होता जा रहा था। उसे इस बात से नाराजगी थी कि सुबह बहुत जल्दी आ गई। वह झिरन वास्तव में उसकी सहन शक्ति से प्रभावित था। पूरी रात गाड़ी चलाता रहा, फिर भी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर थकान का कोई संकेत नहीं था। जैसे ही हे झिरन ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, उसे इस ऊर्जावान व्यक्ति ने पकड़ लिया। एक भावुक और संतुष्टिदायक लड़ाई के बाद हे झिरन अंततः सो गया। राइस बॉल अब बहुत समझदार हो गई थी। वह अब अपने 2 स्वामियों के बीच की लड़ाई में भाग नहीं लेता था। इसके बजाय वह छिपने के लिए जहां तक संभव हो बांस के जंगल के सबसे गहरे हिस्से में भाग जाता था। लगातार 4 दिनों तक इस तरह रहने के बाद मो जियुए और हे झिरन अंततः दक्षिण में सुरक्षित रूप से पहुंचे, जो दाशुन और दक्षिणी सीमा के बीच की सीमा थी। उनका वर्तमान स्थान अभी भी दाशुन क्षेत्र के भीतर था। मो जियुए इस जगह से बहुत परिचित थे। मो परिवार के किस आदमी ने पहले यहां पहरा नहीं दिया था। यहां आकर मो जियुए को दुख हुआ।
उस समय उसने और उसके मो परिवार के भाइयों ने सीमा पर खून बहाया, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? सम्राट द्वारा दबाया और निर्वासित। उसने झिरन को पहली नजर में उस आदमी की उदासी पर ध्यान दिया। उसने अपना हाथ उसके गले में डालने की पहल की। यह सब अतीत में है। मेरा विश्वास करो, भविष्य निश्चित रूप से बेहतर और बेहतर होगा। मो जियुए ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। मैं पहले से ही इसके बारे में खुले विचारों वाला हूँ। आपके और परिवार के इतने सारे सदस्यों के एक साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। निस्संदेह यह और भी बेहतर होगा यदि वह सबसे बड़े और दूसरे भाई को आसानी से ढूंढ सके। इस समय भोर हो चुकी थी। दंपत्ति ने दक्षिणी सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने में जल्दबाजी नहीं की। मो जियुए हे झिरन को सम्मान देने के लिए उस स्थान पर ले गए जहां उसके पिता और भाइयों को दफनाया गया था। मो परिवार की कब्रें पहाड़ों की गहराई में थी। दक्षिण में जलवायु थोड़ी गर्म थी और पहाड़ पर पेड़ अभी भी हरे दिखाई दे रहे थे। लंबे समय तक युद्ध के कारण यहां आसपास कोई आम नागरिक नहीं रहता था। इसलिए पहाड़ पर चढ़ते समय दोनों का किसी से सामना नहीं हुआ। ढलान पर चढ़ने के बाद मो जियुए ने आगे घने जंगलों की ओर इशारा किया और कहा, यह अभी अभी वहां से गुजरा है। वह झिरन देख सकता था कि मो जियुए इस समय बहुत भारी मूड में था। उसने हल्के से हम किया और साथ ही उसे सांत्वना देने के लिए उसके थोड़े खुरदुरे बड़े हाथ को भींच लिया। यह जोड़ा भारी मन से एक पहाड़ी अवसाद पर पहुंचा। जो देखने में आया वह 9 कब्रें थी जो घास फूस से उगी हुई थी। कब्रों के सामने लगे पत्थरों पर मो परिवार के पुरुषों के नाम उकेरे गए थे। सबसे ऊपर पुराने ड्यूक मो किंग की कब्र थी। वर्षों तक धूप और बारिश के संपर्क में रहने और हाल की उपेक्षा के बाद पत्थर की पट्टिका पर अंकित अक्षर कुछ हद तक धुंधले हो गए थे। मो किंग की कब्र के नीचे अलग अलग नैपन और पुरानेपन की 8 कब्रें थीं, जिन पर क्रमशः मो भाइयों के नाम खुदे हुए थे। इस समय मो जियुए की आंखें खून से भरी हुई लग रही थी और उनमें उदासी बिल्कुल भी छिप नहीं रही थी। उसने कब्रों के सामने जोर से घुटने टेके। पिताजी, भाइयों, जियुए आपसे मिलने आए हैं। बोलने के बाद उन्होंने गंभीरता से 3 बार जोर से प्रणाम किया। हालांकि हे झिरन इन मृत मो परिवार के लोगों से परिचित नहीं थी, लेकिन दाशुन के प्रति उनके परिवार के समर्पण के बारे में सोचकर वह व्यथित महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह मो जियुए के साथ कब्रों के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसी समय उसकी चेतना कुछ प्रसाद खरीदने के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई, जिसे उसने पूजा के लिए धूप और आत्मा के पैसे के साथ कब्रों के सामने बड़े करीने से रख दिया। मो जियुए ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देखा और अपने पिता और भाइयों की कब्रों पर 3 अगरबत्तियां जलाईं। वह झिरन धीरे से बुदबुदाया, स्वर्ग अनुचित है, ऐसे अच्छे लोगों को एक के बाद एक मरने दे रहा है, जबकि बुरे लोग इतने विलासिता से रहते हैं। मो जियुए मजाकिया मुस्कान के साथ खड़े हुए, हम मो परिवार के लोगों ने दाशुन के लिए अपना खून बहाया और अपनी जान दे दी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। इस समय वह झिरन मो जियुए को अपने दुख पर काबू पाने के लिए मनाने के मूड में नहीं था। आखिर उसका अपना मूड भी बहुत भारी था। शायद दुख ही उनके लिए प्रेरक शक्ति थी। वे जल्द ही दक्षिणी सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। जब तक उनकी प्रेरणा पर्याप्त मजबूत थी, उन्हें विश्वास था कि वे इस यात्रा पर निश्चित रूप से कुछ हासिल करेंगे। पूजा करने के बाद दोनों तुरंत वहां से नहीं निकले। 8वें भाई की कब्र को नानरुई के लोगों ने खोदा था। वह झिरन इसकी जांच करना चाहता था, उसे यहाँ कुछ उपयोगी सुराग मिलने की उम्मीद थी। दोनों बहुत चुपचाप मो चुहान की कब्र पर गए और उसकी सावधानी पूर्वक जांच की। लेन हाउ ने पहले ही कहा था कि जब उन्हें मो चुहान की कब्र खोदी गई मिली, तो उन्होंने उसे फिर से व्यवस्थित किया। इसलिए अब यह कब्र बाकी कब्रों की तुलना में नई दिखती थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी ढीली थी। वे दोनों जानते थे कि यहाँ मो चौहान की कोई लाश नहीं बची है, इसलिए बाहरी हिस्से की जांच करने के बाद उन्होंने आगे की जांच नहीं की। अंदर कोई लाश भी नहीं थी, शायद वो सिर्फ एक खाली ताबूत था। जहां तक और 5वें भाई की कब्रों की बात है, वे बरकरार रही और बाहर कोई विसंगति दिखाई नहीं दी। वह झिरन को अन्य भाइयों की कब्रों में अधिक रुचि थी। विशेष रूप से सबसे बड़े और दूसरे भाई, उनके अभी भी जीवित होने की संभावना बहुत अधिक थी, इसलिए वह उन्हें खोदकर देखना चाहती थी। हालांकि इस पर मो जियुए को सहमत होना पड़ा। आखिरकार प्राचीन लोगों के मन में मृतक के प्रति जो सम्मान था, वह उसके जैसा कोई आधुनिक व्यक्ति नहीं समझ सकता था। तथाकथित शांति से विश्राम मृतकों को उनके शांतिपूर्ण विश्राम में खलल डालना एक बड़ा अनादर था।